In this session, we are going to explore machine learning and its application in digit detection. Basically, in this session, we will investigate, and I would request that imagine that you all are an investigator. आप सभी एक खोजी हैं, खोजी प्रवृत्ति लेकर यहाँ बैठे हुए हैं. And in this, we will investigate how machine learning actually works, how it gets trained, and how it predicts. So, for this investigation, we will take two case studies. We will have some data, we will train some models, you will understand what model means, and then we will see, then using that trained model, we will predict on some unknown data. And then we will check how much accurate our model is. So we all will be a kind of investigators. We will search together. We will perform these activities together. There will be two activities. One based on hard disease. उसका data मैं देगा. The data will be there. मैं दूंगा. And then the second will be on a diabetic patients. The features, all the data. For example, its blood pressures, its cholesterol level, all these are data. And then depending upon that, we will predict whether for a given data, my machine is able to predict or not. ये हम लोग ये चर्चा इनफैक्ट कल से हो रही है. This is our topic of discussion since yesterday. हम लोगों ने कल देखा था कि राहुल सर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं. जब व्हीकल्स चलेगा तो उसके पास IoT डेटा देंगे, सेंसर्स होंगे और उन सेंसर पर वो वर्क करेगा, जिसको मतलब तो देखेंगे वर्क का मतलब क्या है, और फिर वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा. वो देख रहे थे कि लेटेंसी कम होनी चाहिए. दूसरी बात वो कह रहे थे कि डेटा का एनालिसिस, इतने ज्यादा डेटा का एनालिसिस, इतने ज्यादा ट्रैफिक चल रहे हैं, क्या हम रिमोट एंड पर करें, क्लाउड पर करवाएं, या हम अपने ही एज पर कर लें, हमने अपने ही कंप्यूटर पे कर ले, अपने ही सिस्टम पर कर ले, जो ड्राइव हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं. ये सारे चैलेंजेस थे और इनकी डिस्कशन हम लोग उन्होंने किया. तब जो बात आती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है क्या, हम क्या बातें करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, और उसी का एक पार्ट है मशीन लर्निंग. हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को, ये लिखने वाला थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को एक बड़ा सेट देखें, उसी का सबसेट है मशीन लर्निंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपने आप में कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हम आज करते हैं, बोलते हैं और वो सुन लेता है, समझ भी लेता है, हमारे एसेंट को भी समझने लगता है. ये सारे चीज, कंप्यूटर विजन, ये सारे चीज एक ब्रॉड अम्ब्रेला समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है और उसी के अंदर है मशीन लर्निंग, उसी के अंदर है आपका डीप लर्निंग. ये सारे चीज हम देखेंगे. आप आगे के स्लाइड में हमने एक पिक्चर आपको दिखाया है, एक पिक्चर आप देख रहे हैं. हाँ, एक प्रवृत्ति में बार बार बोल रहा हूं, आपकी प्रवृत्ति खोजी की होनी चाहिए. एज एन इन्वेस्टिगेटर मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा. आप सब सोचेंगे यहाँ पर, हम इनफैक्ट साथ मिलकर सोचेंगे. या सोचने की एक प्रक्रिया है, या देखने का एक नजरिया है. दिस इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दिस इज गोइंग टू बी अ मेथोडोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो बेसिकली वी ऑल आर एन इन्वेस्टिगेटर. हम सब खोजी प्रवृत्ति लेकर यहाँ बैठे हुए हैं. समझ गए इस बात को? पहले यहां सोचते हैं हम कि नॉन इंटेलिजेंट मशीन हम किसे कहें. जैसे कि दो पिक्चर मैंने दिखाया है, एक व्हीकल है, नॉर्मल व्हीकल, बाइक, और एक वॉच. ये मेरा माइक भी कह सकते हैं, ये ट्यूबलाइट, ये फैंस, ये सभी क्या है, कोई इंटेलिजेंसी इसमें नहीं है. जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो टेस्ला का कार, जिसकी चर्चा इस साल कल ने किया था, ऑटोनोमस कार, वो ट्रैफिक को सेंस करेगा, वो रोड सर्कमस्टांसेस को सेंस करेगा, और उस समय रन टाइम में ही डिसीजन ले लेगा. सर्कमस्टांसेस चेंज भी हो सकते हैं, परिस्थितियां बदल भी सकती है, और तमाम परिस्थितियों को समझते हुए, मशीन समझते हुए, तमाम परिस्थितियों को इनकॉर्पोरेट करते हुए, तमाम परिस्थितियों को कंसीडर करते हुए, वो एक ऑप्टिमम डिसीजन, एक सही डिसीजन, एक पूर्णतः सही डिसीजन, जो कि रिस्क फ्री हो, टाइम कम लगे, ले लेगा. तो उसी क्रम में टेस्ला का कार की चर्चा कल भी हुई थी, आज भी
आदमी इसका पिक्चर मैं दिखा रहा हूं। गूगल असिस्टेंट आप लोग यूज करते होंगे, आपके वॉइस को समझता है, बताता है क्या है, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। आपके जवाब तो कुछ और जवाब देगा, आप कुछ और इनपुट दिए तो कुछ और जवाब देगा, आप अपना मूड बताए तो कुछ और जवाब देगा। तो ये व्यक्ति एक स्टैटिक प्रोग्राम ये नहीं है। आप पहले माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे, प्रोग्राम कर देते हैं। एक बार प्रोग्राम कर दिए, हम प्रोग्राम कर दिए कि मुझे डिटेक्ट करना है कि ये रेड, ये आपका कैट है कि डॉग है। मैंने प्रोग्राम कर दिया। आप ये भी होंगे कि इफ कलर इज ब्राउन कह दो, या हाइट इज दिस कहो कि कैट है, हाइट इज स्मॉल कहो कि रेड है। अगर कोई चेंजिंग होता है, जैसे कैट और डॉग को देख रहे हैं, बीच में मान लीजिए कलर, हमने कलर से प्रोग्राम कर दिया, लेकिन अब बीच में वो चेंज नहीं हो सकता है। एक बार प्रोग्राम दे दिया, मशीन लर्न करना बंद कर दिया। हमने जो प्रोग्राम दिया, हमने कहा कि इसे किस क्राइटेरिया से डिटेक्ट करो, इफ कलर इज रेड दिस, इफ कलर इज ब्लैक बुफेलो, इफ कलर इज दिस। एक बार मैंने क्राइटेरिया दे दिया तो बीच में मशीन सीखेगा नहीं। बीच में मशीन और कुछ कलर चेंज करने के बाद भी कोई दूसरा जानवर आ गया तो उसको वही ट्रीट कर देगा। लेकिन यहां जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होगा, नई चीजें बदल गई है। अब इस कलर को यह कहने लगा है, अब यह कलर वाला डॉग नहीं है, अब ये कैट बनता जा रहा है। ये कैट इस कलर के आ रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, या आप कोई भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, कैट, डॉग। आप आयरन मैन, मैंने यहां एग्जांपल दिया है, दो अलग अलग कलर के कार्टून कैरेक्टर हैं। आयरन मैन ने वो रेड पहना हुआ है, एक स्पाइडर मैन ने कोई और कपड़ा पहने हुए है, और ये कलर से डिटेक्ट कर रहा है। आगे मान लीजिए कि आयरन मैन जब येलो पहन लिया और बार बार येलो पहन के आ रहा है, बार बार येलो पहन के आ रहा है, तो मेरा जो स्टैटिक प्रोग्राम है वो उसको अभी भी वो नहीं समझ पाएगा क्या वो आयरन, क्योंकि कलर से डिटेक्ट है, रेड को हम कहते हैं। लेकिन जब ये एक्सपीरियंस इसको होगा, नहीं अब वो आयरन मैन नहीं रहा, रेड वाला नहीं रहा, अब येलो वाला बन गया, तो क्या करेगा वो? तुरंत मशीन समझने, मशीन में सीखने की एक प्रवृत्ति आ रही है। जैसे एक बच्चे को सीखने की प्रवृत्ति होती है, जो वो अनुभव से सीखता है। हम क्या उसको हिंदी सिखाते हैं? ऐसे नॉर्मल बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो क्या देखते हुए, महसूस करते हुए वो समझने लगता है कि इसका तात्पर्य, द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इज दिस, वो रिलेट करता है। इट ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशन, कनेक्शन, and then he framed some pictures in his mind and then he recognized, now this object is this word has this meaning, this should be the pattern of our language। वो लैंग्वेज को समझता है कि हमें बोलना है हिंदी तो हम ऐसे बोलेंगे। वो खेल रहा है को बाद में कर देंगे, खेल को पहले कर, तो सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को समझने लगता है। क्या मैंने ग्रामर को भी बताया उसको? नहीं कि आप खेल और रहा है अंतिम में रहेगा तभी खेल रहा है बोलना है, नहीं। वो क्या कर रहा है? अनुभव से धीरे धीरे चीजों को समझता जा रहा है। यही मशीन लर्निंग की कहा जाए तो बेसिक आपका सिद्धांत है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीन लर्निंग। समझ गए? अनुभव से सीखेगा, अनुभव से आपका। ये देखिए मैंने जो कहा था, इस वर्ड को हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक टू इंप्लीमेंट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देना है। मशीन में सोचने की प्रवृत्ति आई है। दैट कैन लर्न फ्रॉम द डेटा बाय देमसेल्फ विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। स्पष्ट रूप से प्रोग्राम मैंने नहीं किया, ये रेड है तो इसको बोलना है, ब्लैक है तो ये बोलना है, ऐसा प्रोग्राम करके नहीं दिया। उसको डेटा देता गया कि देखो ये रेड का पिक्चर है, रेड का पिक्चर देखो 1000 पिक्चर दे दिया, ये डॉग का पिक्चर है 1000 पिक्चर दे दिया। वो खुद पिक्चर्स देखा। अच्छा, जब कैट ये बोलता है तो इस तरह का राउंड फिगर होता है, डॉग जब बोलता है तो इस तरह का। वो बहुत सारे, केवल कलर को नहीं देखा, वो बहुत सारे फीचर्स को निकालना शुरू किया। कैट है तो ये फीचर्स है, केवल कलर ही उसका क्राइटेरिया नहीं है। कभी ब्लैक भी बन जा रहा है कैट, सॉरी डॉग, कभी ब्लैक भी बन रहा है, कभी उसका प्रजाति बदल रहा है, ब्रीड्स इज चेंजिंग, कभी वो जर्मन शेफर्ड बन जा रहा है, कभी इंडियन स्ट्रीट डॉग बन जा रहा है, लेकिन वो है डॉग। लेकिन मशीन अब कंफ्यूज नहीं होगा, उसको इतना ना ट्रेंड कर दिए हैं, इतना ना ट्रेंड कर दिए हैं, बहुत सारे डॉग्स के पिक्चर को उसको हम दिखा दिए। समझ के बात को? वो समझ गया है कि इस तरह के प्रजाति जब भी आते हैं कि सभी डॉग ही में है, वो अपना फीचर्स के अकॉर्डिंग समझ के बात को जी। चलो बहुत अच्छी बात है।
मशीन लर्निंग का समझा दोगे कि मशीन लर्निंग क्या है? डेटाज का यहाँ रोल दिख रहा है। डेटाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है कि मशीन किससे सीख रहा है? डेटाज से सीख रहा है। मशीन सीख रहा है आपका डेटाज से। तो डेटाज का यहाँ रोल है, जितना ज्यादा डेटा देंगे हम, मशीन ट्रेंड कैसे होगा? विथ डेटाज। तो हम आगे देखते हैं। मान लीजिए कि और इस स्लाइड में देखिए सेम चीज मैंने लिखा। अगर कलर से करता मैं, तो मैं हमेशा कहता कि ये अगर कलर चेंज भी करता है इसके सूट का, तो हम कहेंगे कि ये मशीन समझ जाएगा। तो अब मैं यह समझाना यह चाहता हूं, आई वांट टू कन्वे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रोग्रामिंग which we do to program a microcontroller or a processor, and what is the difference between machine learning? Machine has some extra capability than that static program. इस अंतर को मैं दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। स्टैटिक प्रोग्राम ये थोड़ा डायनेमिक नेचर में आ गया है। ये रन टाइम में क्या कर रहा है? अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। ये अपने आप को समझता जा रहा है कि ये चीज नहीं है। चीजें बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आप जैसे हैं, आपका जो सोच है, आपका विश्वास है, वो अडिग रहे। आप सही तरीके से काम करें, परिस्थितियां को बदलने दें, लेकिन आपका जो निर्णय है, आपकी जो सोच है, वह सही होना चाहिए। परिस्थितियों का गुलाम नहीं होना चाहिए। एक तरह का ऐसा सामाजिक संदेश, एक सामाजिक विचार या सोशल मैसेज की तरह ये सामने आ रहा है। समझे जी बात को? इतना समझा दोगे? और बढ़िया। मशीन लर्निंग। अभी मैं डीप लर्निंग की बात कर रहा हूं। डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। वो मैं डायग्राम अगर बनाता तो ऐसे बनाता, वो माउस मेरा पिक्चर का प्रॉब्लम आ गया। एक बड़ा सेट है अगर मशीन लर्निंग, उसी का सबसेट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। इस टर्म को तो हम विस्तार से समझेंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का हम लोग यूज करते हैं। जिस तरह से ह्यूमन माइंड काम करता है, न्यूरल नेटवर्क का हम यूज करते हैं। अब ये न्यूरॉन क्या है, इसको एक एनालॉजी से हम समझेंगे। मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें? इस बात को समझ गए? इसमें हम किसका यूज करेंगे? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। ये डायग्राम में दिखाया हूं। ये न्यूरल नेटवर्क है क्या? ये नोड लेयर नोड आर्किटेक्चर होता है। न्यूरल मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट क्या है? डीप लर्निंग। सभी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग नहीं है, लेकिन सभी मशीन लर्निंग सभी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग है। सॉरी, सभी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग है, लेकिन सभी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात। साथ में सोचना है, इसलिए मैं कुछ भी ज्यादा ये करके नहीं आ रहा हूं, साथ में ही सोचेंगे। मैं पहले ही बोल दिया हूं। तो ये देखिए, इसमें जो यूज करेगा डीप लर्निंग में, और ज्यादा बोलना है थोड़ा सा रुक के डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं, जो कि ह्यूमन माइंड से इंस्पायर है। अब आप ये एक नोड और लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। नोड और लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। इसे एक एनालॉजी से हम समझने जा रहे हैं। इसे हम किसे समझने जा रहे हैं? एक एनालॉजी। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि 3 बच्चों को मैंने कहा कि पहचानना है कि ये भालू है कि नहीं। 3 बच्चों को कहा कि पहचानो कि भालू है कि नहीं, और तीनों को अलग अलग काम दे दिया। इसने कहा, इसको माइक को कहा, मान लो कि तुम आंख पहचानो, तुम नाक पहचानो, तुम कान पहचानो। इस तरह से तीनों को अलग अलग काम। ये 3 नोड हो गए। इस नोड को उसने ट्रेनिंग दिया, केवल तुम आंख पहचानना है तुम्हें। ये पहचान कर देगा। इतना कॉन्फिडेंस से आप आंख पहचान पा रहे हैं, और ये मान लीजिए कि उसका कान पहचान पा रहा है। तीनों को मैंने काम दे दिया कि बताओ तुम कितने कॉन्फिडेंस हो। तीनों को अलग। अब इंसान को तो बता दिया, इंसान पहले से ट्रेंड है, पहले से उस तरह का पिक्चर को बहुत बार देखा है, तो देख लिया कि भालू है कि नहीं। और मैंने क्या किया, मैं फेस से पहचानूंगा। और
तुम मुझे बताओ, आकर बताओ कि वो कितना कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस का मतलब 0 से 1 के स्केल पर आप वैल्यू दो। जब भी हम किसी चीज को बात करते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में बात करते हैं। मशीन लर्निंग में जाएंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में, उदाहरण के लिए मैं कहूं कि ये सेशन कैसा चल रहा है या सेमिनार कैसा चल रहा है, तो अगर ये काफी भेद हो जाएगा जब मैं कहूं कि आप कहें कि सर अच्छा, बहुत अच्छा, ये नहीं मुझे मालूम नहीं, इसको जब मैं न्यूमेरिकल स्केल दे दूं, आप बताइए तो 0 से 10 के स्केल में, तब एक पिक्चर मुझे मिलने लगेगा। 6 कहने वाला ये कह रहा है, 4 कहने वाला ये कहना चाहता है कि उतना अच्छा नहीं लगा, 10 वाला 100% सेटिस्फाइड है। एक न्यूमेरिकल स्केल में कन्वर्ट करना, समझ रहे ना बात को, ये मशीन लर्निंग का पार्ट रहेगा। आप जब भी किसी मशीन को डेटा देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे। कलर को भी जब वो पहचानेगा तो ग्रे स्केल में पहचानेगा, है ना, 255 का स्केल है। मशीन जब समझेगा ऐसा नहीं कि रेड कलर समझेगा, कैसे उसके लिए स्केल है, उस स्केल के अकॉर्डिंग वो समझेगा कलर क्या है। समझे बात को? तो हाँ, हम इस कहानी पर आ रहे थे। आप अपने आप को यहां रख सकते हैं। इसे कहा गया है नाक, इसे कहा गया है आंख, और इसे कहा गया है कान। और ये भालू को इसे बताएगा, इसे बताया जाएगा कि हम कितना कॉन्फिडेंस है। और ये और देखिए, अभी यहां तो ये ट्रेंड है। मशीन में क्या करना होता है, हर एक नोड को ट्रेंड करना पड़ता है। मशीन को क्या करना पड़ता, इट शुड बी ट्रेंड, ईच इंडिविजुअल नोड शुड बी ट्रेंड। समझ रहे बात को? ये ट्रेंड है और इसने बताया कि हम इतना कॉन्फिडेंस है। ये आइज एक वेरिएबल है, ये नोज और ईयर्स, इतना कॉन्फिडेंस है। 0.5 हम कॉन्फिडेंस है, 0.2 हम कॉन्फिडेंस है, हम 0% 0, मेरा स्केल पे 0 बिल्कुल ही नहीं है, ये 0। समझ गया? फिर इसने कर अपना बताया, ये नोज अगर बता रहा था तो बताया कि हम इतना कॉन्फिडेंस है, 0 है कि 0.1 है, 0. हर एक नोड का काम गतिविधियां यही है। ईच नोड इज परफॉर्मिंग दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी एंड दिस इज अ लेयर आर्किटेक्चर। एक लेयर पर यह है और एक लेयर पर यह है। ठीक है, ये डिसीजन ले लिया है। अब डिसीजन कैसे लेगा, यही पर मॉडल की जरूरत पड़ेगी। किस मॉडल का यूज कर रहा है और डिसीजन लेगा ना। हम क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मिलाते हैं और डिसीजन। इसे बच्चे को हम नहीं जानते कि पढ़ने में तेज है कि कमजोर है। अगर हम नहीं जानते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि खराब है, हमसे कोई पूछ दिया, सड़क पे चलते हुए बच्चे के बारे में कोई मुझसे पूछ दिया, मेरे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसका, हम कहें भाई इसको तुम जानते ही नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज में उसका मेरे पास डेटा है, जैसे सुनील का डेटा है मेरे पास, तो हम मालूम है अच्छा पढ़ता है। समझ रहे बात ना? पास्ट डेटा अगर है तो हम मुझे मालूम है कि ये कैसा है। पास्ट डेटा नहीं तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे कि क्या है, हम बोलेंगे हमें नहीं मालूम। पास्ट डेटा का यहाँ एक तरह से movement mind is also trained. We have been training, we have been getting trained since our birth. हम उस समय से लेकर एक प्रक्रिया है जिसे हम ट्रेंड हो रहे हैं, और अनवरत अविलंब लगातार ये चलता ही रहता है। ये मेरे बारे में बताने से पहले कुछ पास्ट बताएं, और लोग की जरूरत नहीं थे, पूछे तो बता दिए इनको। तो इससे ये पता चला कि पास्ट स्पीकर, पास्ट क्या है इसका, क्योंकि यहां तो सब लोग जानते ही हैं पास्ट इसका क्या है स्पीकर का। तो एक ये मिला माइंड में कि हाँ एक आपको डेटा मिल गया, अच्छा ये स्पीकर इस लेवल का होना चाहिए। हाँ, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो अलग बात है, कोई मशीन भी कंफ्यूज कर जाएगा। ऐसा नहीं कि मशीन बिल्कुल सही बताएगा, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने लगे तो मशीन भी कंफ्यूज कर जाएगा। मशीन कोई भगवान नहीं है, इट इज जस्ट अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन। इसलिए कोई कहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, इंसान हट जाएगा, इंसान के जगह पे सब कुछ रोबोट करेगा, तो ऐसा आप देख सकते हैं कि कहां इंसान छिपा हुआ है। इंसान इसके अंदर छिपा हुआ है, इसका इनहेरेंट है। ह्यूमन इज इनहेरेंट इन मशीन लर्निंग, हटा हुआ नहीं है, उसके अंदर इनहेरेंट चीजें चल रही है। हम ही उसको मॉडल देते हैं, हम ही उसको सेलेक्ट करते हैं कौन सा मॉडल सही है, हम ही उसके डिसीजन को देखते हैं और हम ही वेरीफाई करके कहते हैं कि डिप्लॉयबल है या नहीं है ना। तो इंसान छिपा है, इंसान पर्दे के पीछे चला गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान की अहमियत चली गई, इंसान की वजूद चली गई, इंसान की पहचान चली गई, इंसान का दिमाग चला गया। समझ रहे हैं बात को? फिर आते हैं इसी कहानी पर। हाँ, ये बता दिया। अब जो मेन क्राइटेरिया इसे मालूम है, ये भी एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है कि नोज का वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर नोज पहचान में आ गया तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक नोज है तो भालू ही है।
नोज का वेटेज ज्यादा है, इसको मालूम है। तो देखिए वेटेज कैसे दिया यहां पर, ये देखिए फेस कैसे, आई एक वेरिएबल है 0 to 1 के स्केल पर, नोज एक वेरिएबल है, ईयर्स एक वेरिएबल है। देखिए वेटेज कैसे दिया, आइज को कम वेटेज दिया, यहां ध्यान दीजिए, आइज को वेटेज कितना दिया गया है। आप रहते भी तो ऐसे ही देते हैं, भालू है तो नोज का ज्यादा करते हैं, हाँ ज्यादा चांसेस है नोज अगर है तो भालू है। तो देखिए वेटेज कैसे दिए हैं, 0.5 into this variable, nose is a variable in the scale of 0 and 1, between 0 and 1। समझ गए बात को। ईयर्स को इसने दिया है 0.3। तो इस स्केल पर इसका अब ये एक कॉन्फिडेंस वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। ये भी क्या है, एक मशीन को ट्रेन किया गया कि इसी तरीके से तुमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट किया एक कॉन्फिडेंस वैल्यू, हम कितना कॉन्फिडेंस है, और ये क्या किया, ये क्या की, सी कैलकुलेटेड दिस फेस एंड इफ इट इज अबव सम थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, 0.6 0.7 कोई वैल्यू आया। अब ये हमारे दो कंप्यूटर के विशेषज्ञ आ गए हैं, थोड़ा सा सर को विलंब हुआ लेकिन सर आए, आदि बता sir, computer experts and Uttam sir, two experts of computers have arrived in this session. So, हाँ यहाँ हम ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे थे, ये क्या कर रही है, एक कॉन्फिडेंस वैल्यू को निकाल रही है, और वो है फेस। एक यहाँ फेस लिखे हैं, वो न्यूमेरिकल डिजिट होगा। न्यूमेरिकल डिजिट उसने निकाला, आई जो वेरिएबल है इन द स्केल ऑफ 0 and 1 into 0.2, नोज into 0.5, ईयर्स into 0.3। इस कर वो क्या की, एक वैल्यू कंप्यूट की, और यहां अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मैंने थ्रेशोल्ड डिसाइड किया 0.8, कौन डिसाइड करेगा, हमने इसको मॉडल में डिसाइड कर दिया है 0.8। तो ये कह देगी दैट नो आई एम कॉन्फिडेंट, दिस मच कॉन्फिडेंस दैट दिस फेस इज ऑफ अ बियर। ओके, तो इस तरह से यहां एक लेयर्ड आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको। ऐसा ना हो, अब हम 2 3 6 आदमी को लगा रहे हैं, एक को कह दिए, ग्रुप को कहें तुम फेस देखो, और एक को कह दे रहे हैं कि तुम इसका पैर देखो। ठीक है, पैर और 2 ग्रुप बना दिया। अब नोड की संख्या बढ़ा रहे हैं, केवल फेस से कह देना कि यह भालू है, हो सकता है शेर भी हो, और हम कच्चा खा जाए। वी मे गेट डिसीव्ड if only one feature is used. More features are employed, then there is less chance of being deceived. इतना सारा फोन आ रहा है, सर को भी जाना पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं, समझ गए बात को जी। हम डिसीव ना हो जाए, हम धोखा ना खा जाए, हम गच्चा ना खा जाए, और हम सही के जगह गलत को पकड़ लें। हमने 3 को और लिया, नहीं कि तुम 3 मत बताओ, 3 व्यक्ति और आ जाओ, तुम्हारा काम तीनों का है पैर बताना, और एक और व्यक्ति को मैं यहां खड़ा कर रहा हूं, ये आपका फेस का ही कर रहे हैं। अब ये देखिए, यहां देखिए, अब ये दोनों भी, ये 3 से ये फेस को देखेगी, ये आपका देखेगी कि मान लीजिए पैर है कि नहीं, फिर से कॉन्फिडेंस वैल्यू निकाला जाएगा। ये 3 विशेषज्ञ है, जब ट्रेंड है, वो एक ही काम करना, उसको पैर को देखना है तो बता देना है, नहीं तो पूरे पर वो ध्यान नहीं देगा। अब ये फेस पर है, अब इसको मालूम चल गया कि इतने कॉन्फिडेंस से वो फेस बताया गया है, इसने कंप्यूट किया कि कितना कॉन्फिडेंस है। चलो यहाँ बॉडी लिखा है तो बॉडी बॉडी बताया गया। अब इसने क्या किया, इसको पास कर दिया वो वैल्यू, कॉन्फिडेंस वैल्यू, कि देखो इतना इतना हम लोग कॉन्फिडेंस है, ये हम कॉन्फिडेंस है, ये केवल इससे नोट से ले रहा है, लेयर्ड आर्किटेक्चर, इसको इस नोट से कोई मतलब नहीं है। ये कहा कि देखो हम इतना कॉन्फिडेंस है कि ये फेस है, ये यहां से दिस ही सेड दैट आई एम दिस मच कॉन्फिडेंस इन अ स्केल ऑफ 0 and 1 दैट दिस इज अ बॉडी, द बॉडी ऑफ अ बियर। अब ये क्या किया यहां का आदमी, ये भी एक वैल्यू निकाला, क्या यह भालू है या नहीं है। इसने देखा कि फेस का वेटेज ज्यादा है, पहले से ट्रेंड है, फेस का वैल्यू क्या है, वेटेज ज्यादा है। अगर फेस रिकॉग्नाइज हो गया तो मेरा काम 0.6 उसको वेटेज दिया है, और मात्र 0.4 बॉडी को दिया। फेस का वेटेज ज्यादा है। वेटेज कैसे डिसाइड हो रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, वेटेज डिसाइड करेगा, हम लोग देखेंगे मॉडल में, मॉडल जब देखेगा वो खुद ही वेट डिसाइड करेगा। 100 पिक्चर दे दिए, अब वो देखेगा कि बार बार भालू बोल रहा है तो ऐसा ही है, इस चीज के बहुत
बहुत प्राइम चीज है। दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट कोरिलेटेड थिंग। दिस इज मोस्ट कोरिलेटेड दैट दिस इफ दिस कम्स, अगर विंटर आता है तो विंटर क्लॉथ का जैकेट का सेलिंग बढ़ता है। उसको डेटा दे दिया, समझ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.9 इसका दे दिया आपका कॉन्फिडेंस वैल्यू। यही चीज है, यही वेरिएबल है, और भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के बात को? ये मशीन ट्रेनिंग का मतलब है कि मशीन क्या करना है, अपने वेट को एडजस्ट कर रहा है। हम मॉडल लेके छोड़ दिए, और क्या करेगा वो अपने वेट को एडजस्ट करेगा कि कितना कॉन्फिडेंस वैल्यू चेंज, कितना। अब ये पिक्चर आ रहा है, कौन सा फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम बताएंगे नहीं, हजारों डाटा में बताएंगे नहीं हम उसको। ये फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मशीन खुद समझेगा कि ये जो फीचर्स होने वाला है, दिस फीचर, दिस वेरिएबल, फीचर और वेरिएबल को मैं बार बार इंटरचेंज कर बोलूंगा। दिस फीचर, दिस वेरिएबल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और दिस मच इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, देन द मशीन विल एडजस्ट इट्स वेट। हम लोग केवल एक मॉडल को दे देंगे, हम मॉडल को ट्रेंड कर देंगे। ट्रेंड करने का मतलब क्या है? ट्रेंड करने का मतलब यही वेट का एडजस्टमेंट है। हम वेट का क्या करेंगे, मशीन एडजस्टमेंट करेगा अपने आप को कि कितना वैल्यू दें। ये 0.6, 0.4 इसके पास भी ट्रेंड है, ये सारे परसेंट ट्रेंड है। अगर इंसान है, अनट्रेंड आदमी को दे दे जी, अनट्रेंड आदमी को दे दे कॉपी चेक करने के लिए। बहुत लोगों को ये रहता है कि सर लिखे बहुत हैं, पता नहीं कौन चेक करता है, उसको खोज रहे हैं, मिला कभी नहीं। हम तो नहीं किए भाई, हम कभी जाते ही नहीं है, कब का छोड़ दिए कॉपी चेक करना। तो होता क्या है, ये नहीं है, खोजो उसको। सर देखिए ना, वो भी किए हैं, हम ITI मार दिए हैं, उसका भी जवाब नहीं दे रहा है। तो उसको शक रहता है कहीं अनट्रेंड आदमी तो चेक नहीं कर दिया, लेकिन सब ट्रेंड है यहाँ पर। आपका ये हो सकता है कि आप जो लिखे होंगे आप भी ट्रेंड सही से नहीं हुए होंगे, ये भी हो सकता है। ट्रेनिंग हुआ होगा, कोई इम्प्रॉपर है, यही नोट इम्प्रॉपर है, और हम कह रहे हैं इस नोट को किसी ने गलती कर दिया है। ये जो ट्रेंड था ना, वही सही से ट्रेंड नहीं था। समझे बात को ना? वो शेर को देख के ये कह रहा है कि भालू है, पूरा मशीन गड़बड़ा गया, गच्चा खा गया। समझे बात को? सोचो, ये मान गया डीप लर्निंग समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ। नोड और लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? नोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेयर आर्किटेक्चर बढ़ाएंगे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सोच सकते हैं हम लोग क्या होगा। लेयर बढ़ाते हैं तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस ज्यादा, कॉन्फिडेंस, हम बॉडी भी देख रहे हैं, हम फेस भी देख रहे हैं, हम और छोटा कर दिए, हम इसका लेग भी देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, फिंगर भी चलो देख रहे हैं, अब क्या होगा जी, बताएगा तो और हाँ वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, आपका कॉम्पिटेशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, आपका मशीन की लेटेंसी बढ़ सकती है। जब रन टाइम पे डिसीजन ले लेना है, यहां तो रन टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब रन टाइम के डिसीजन लेना है तो जो हार्डवेयर हम यहां लगा के रखे हैं, क्या उतना वो कंपेटेबिलिटी, उसकी कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी हम लगा दी 808 पर माइक्रो प्रोसेसर, और सोच रहे हैं कि इंटेल का तुलना कर देगा। समझ रहे ना बात को? इंटेल की कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी जो अभी i3 है, i4 आ गया, अब कौन सा आया जी? i7। फॉलो करना तो छोड़ दिए हैं, आपके बारे फॉलो करते थे, कौन सा फोन आया है, i7 आया है, इसमें कौन सा क्या क्या फीचर्स है, अब छोड़ दिए वो सब चीजों को। ज्यादा होता ना कि आप बड़ा हो जाने के बाद अरे बहुत कुछ छोड़ देता है, चलो भाई उससे क्या मतलब है, मुझे जो भी फोन है टूटा फूटा उसी को लेकर आदमी चल देता है, कोई दिक्कत की बात अब नहीं है। समझे बात को? तो हम 8085 और i7 की तुलना कर रहे हैं। हम 8085 8 बिट प्रोसेसर, 8 बिट प्रोसेसर तो लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस, लिमिटेड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी, no pipelining, no parallel processing, and now on the other side we have i7। उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, खैर हम कंप्यूटर के नहीं है इसलिए ज्यादा इतना ही बोलेंगे। कितना डेटा बिट साइज रहता है उसका जी? डेटा बिट का साइज कितना 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 जी? ये है डेटा साइज उसका 13 बाइट्स। स्टोरेज कैपेबिलिटी ना मैं बोल रहा हूं उसका 32 बिट मेमोरी, ये प्रोसेसर है, ये बोलते हैं ना 64 बिट प्रोसेसर है,
वो 8 बिट प्रोसेसर था, मतलब एक इंस्ट्रक्शन जो फेच करेगा वो 8 बिट का डेटा बस है उसके पास। डेटा बस जो है 8 बिट का एड्रेस, हाँ ये टेराबाइट में एड्रेस बस बढ़ाना पड़ेगा, एड्रेस बस बढ़ाना पड़ेगा ना। जितना एड्रेस बस है 2 के 16 है तो 2 के पावर 16 मेमोरी एड्रेस, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को वो एक्सेस कर सकता है। ईच मेमोरी लोकेशन शुड हैव अ सेपरेट एड्रेस। मैं यह दिखाना चाह रहा हूं, यह सोचना चाह रहा हूं, मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं। वी ऑल आर इन्वेस्टिगेटर। हम यह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी का मतलब क्या है। समझ के बाद तो एक विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं रेदर देन गोइंग विद द डेफिनेशन। ट्राई टू क्रिएट योर ओन डेफिनेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस ले और डेफिनेशन को क्रिएट करना, डेफिनेशन को डिफाइन करना। जब आप अनुभव को जोड़ते हैं तो वो जो डेफिनेशन बनता है वो डेफिनेशन आपको एक अनुभव को वहां दर्शा देता है। मुझे किसी को बोले इस कॉलेज के बारे में बोलने के लिए 4 लाइन, मैं नेट पे देखूंगा, हो सकता है कच्चा खा जाऊं फोटो देख के, भाई फोटो अच्छा लग रहा है। जब वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा उत्तम सर जैसे विशेषज्ञ है तो कहेंगे नहीं बहुत अच्छा कॉलेज है, हम तो खराब समझ गए थे। चाहे रजनीश सर कमेटी वाले से मिलेंगे, इनकी जानकारी से रूबरू होंगे तो कहेंगे नहीं फोटो तो हम देखे ही नहीं, इनका फोटो कहीं नहीं दिखता है, फोटो किसी और का देख रहे थे। समझ गए? तो ये हो जाता है, समझ के बात को, फोटो से कच्चा खा जाते हैं लोग। अनुभव जब होता है आज समझता है कि कौन सा व्यक्ति बुलाए थे, इसीलिए आपको तब सर मेरे मित्र बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाकी को बोलने की हिम्मत नहीं है, वो बाहर मारेगा भी हमको। समझ गया बात को? डीप लर्निंग समझ गया? हम डीप लर्निंग का उपयोग यहां नहीं करने जाते। अगर आप करते भी हैं तो आप देखेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है, बहुत ही विस्तृत लाइब्रेरी है। उसे बोलते हैं टेंसर फ्लो। जब हम उस लाइब्रेरी को केवल क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे, या आपको वहां पर अगर इसमें लिख रहे हैं तो आप उस लाइब्रेरी को केवल वहां पर ये यूज कर देंगे और सारा चीज वहां पर बिल्ट है। आपको केवल कॉल करना है वो फंक्शन, सिंटेक्स लिख देना है, और फिर जब सिंटेक्स लिखते हैं तो पता रहना चाहिए कि ये मॉडल जो यूज कर रहा है ये इसका मतलब क्या है। वो कह देगा कि आपका स्टेटा इक्वल टू वाई, और आप स्टेटा जान ही नहीं रहे कि स्टेटा क्या लिख दिया भाई। तो वो थोड़ा सा मॉडल के बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए कि इसका टर्म क्या है, तब तो चेंज करेंगे। ये टर्म क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मॉडल में, और अब नहीं जानते हैं ये लीनियर मॉडल है। तो लीनियर का मतलब क्या है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अगर मुझे मालूम ही नहीं रहेगा, ह्यूमन इज ऑलवेज ऑन द टॉप, नो मशीन, नो आर्टिफिशियल मशीन कैन रिप्लिकेट ह्यूमन बीइंग्स। आप हमेशा टॉप पर, आप हमेशा ऊपर से देख रहे हैं। आप अगर केवल मशीन पर निर्भर है तो ऐसा हो, मशीन भी तो इनहेरेंट है ह्यूमन कैपेबिलिटी के अनुसार। आप अगर उसको दिए हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन तुम्हें यूज करना है तो आप ही डिसीजन लिए हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन लाया किसने है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल लाया किसने है, वो इंसान है। वह इंसान है जो मूक होकर भी बहुत कुछ बोलता है, वह इंसान है जो मूक होकर भी बहुत कुछ बोलता है। समझे बात को? आप यह कह देना, बहुत डिस्कशन होती है, हाँ हो सकता है कि बहुत हद तक काम में मदद करे, लेकिन इंसान को हटा देने की कुव्वत, हिम्मत, ताकत शायद क्या नहीं। समझ के बात को? समझ। अब मशीन को सिखाने जा रहे हैं। मेरा टारगेट क्या है, मशीन को सिखाना। मशीन किससे सीखेगा जी? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? डेटा से। मशीन को सिखाएंगे किससे? हम डेटा से। मशीन को सिखाएंगे किससे? हम डेटा से। तो हम अगर मशीन को समझाने जा रहे हैं तो 3 तरीके हैं, हम इसको खुद ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी हम इस 3 तरीके को भूल जाइए। 3 हमारे पास है, आप चौथा भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 को माइंड को रोक देना, यही 3 है, चौथा नहीं हो सकता है। समझ गए ना? इंसान ही 3 बनाया है, इंसान चाहे तो 4 भी बन सकता है। यह है आपका सुपरवाइज लर्निंग। नाम दिया गया है सुपरवाइज लर्निंग, किसी लर्निंग प्रोसेस को नाम दे दिया गया सुपरवाइज लर्निंग। आप इसका कुछ अगर आप करते तो आप कुछ और भी नाम दे सकते थे।
एक ने नाम दे दिया है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और एक का नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। 3 तरीके से मशीन को हम अभी तक समझाते हैं या ट्रेंड करते हैं। मशीन लर्निंग में 3 क्या क्या है? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में मशीन को हम लेवल देकर डेटा देते हैं। जब डेटा देंगे तो लेवल भी दे देंगे। जैसे कि सुपरवाइज का मतलब ही है कि आपके पर्यवेक्षण में चल रहा है। पर्यवेक्षण कौन कर रहा है? हु इज सुपरवाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज? द ह्यूमन। ह्यूमन ही यूजर कि यह क्या है, हम लेवल तुमको दे देते हैं। हजारों लेवल तुमको दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि ये क्या। अब अननोन सर्कमस्टांसेस जब होंगे तो तुम्हें डिसीजन लेना है, ठीक है। हम तुम्हें हजारों लाखों तो काफी कम है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा, इस तरह की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि विद इन टाइम, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 1 ट्रिलियन डेटा को वो एनालाइज कर दे और बता दे कि ये डिसीजन सही। तो मैंने क्या किया? मशीन को दिया, आपने मशीन को दिया एप्पल का पिक्चर दिया और मशीन मॉडल का मतलब मैं समझूंगा तो देखूंगा। मशीन एमएल मॉडल का मतलब हम समझेंगे। मशीन लर्निंग के मॉडल को, जैसे कि अभी मैंने 3 टर्म यूज किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ये सब मॉडल्स है। मतलब कि आप एक मैथमेटिकल स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूं, समझ के बात को। लीनियर मॉडल है, कहने का मतलब क्या है? y और x दो कैसे आप चल रहे हैं, आप लीनियरली चल रहे हैं। 1 मिनट में अगर 10 मीटर चल रहे हैं तो 2 में 20 चलिएगा, 3 में 30 चलिएगा। अगर ये सिस्टम फेल कर गया, नॉन लीनियर हो गया, आगे दौड़ने लगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम बता नहीं पाएंगे, हम तो लीनियर मॉडल यूज करके बैठे हैं, नॉन लीनियर भी आ गए, हमारा सारा प्रेडिक्शन गलत होने लगेगा। आप चले जाइए कहीं और, हम बताएंगे कि वो यहीं पर है, कॉलेज नहीं है। समझ के बात को जी, यहां पर आ जाओ। अब आप क्या कर रहे हैं? मैंगोज का पिक्चर ला रहे और मशीन को दे रहे हैं, ये सब मैंगोज है और मशीन फीचर्स को देख रहा है। कब ये मैंगो बोलता है, इसको ये लेवल कर रहा है, वो फीचर्स कंप्यूट करने लगा। अच्छा ये बात है, जब रेड या इस तरह का राउंड शेप हो तो ये बोलता है एप्पल। मशीन समझ गया, मॉडल आप सेलेक्ट करके दे दिए हैं, मशीन समझ गया। फिर आप क्या किए? इस इमेज को दिए मैंगोज, गुआवा भी हो सकता है, आप दे सकते हैं, ठीक है। और मशीन को आप समझाते जा रहे हैं, मशीन खुद ही समझता जा रहा है। आप लेवल दे रहे हैं, आप केवल दे रहे हैं, मशीन समझता ही जा रहा है कि विच फीचर इज इंपॉर्टेंट। मशीन यह समझ रहा है, समझा तो आप ही रहे कि एप्पल है या मैंगोज है, लेकिन मशीन क्या कर रहा है? तो फीचर्स को कंप्यूट कर रहा है कि अच्छा ये कलर इसका प्राइम फीचर है। जब कलर आता है तो बार बार बोलता है कि एप्पल ही है। जब भी कलर आता है तो बार बार बोल रहा है कि एप्पल है, यानी कलर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्राइम फीचर और मेन ऑब्जेक्टिव, and then the machine model will provide the weight, adjust its weights accordingly। समझ के बात को? मैंगोज दे दिए। अब क्या किए? हम एक अननोन ट्रेंड कर दिए, हजारों लाखों डाटा से, मिलियंस ऑफ डेटा से ट्रेंड कर दिए। अब जितना ज्यादा डेटा देंगे, आजकल इसलिए कहता है डेटा आपके बहुत चोरी होने की संभावना बढ़ते हैं। सब आपके डेटा प्राइवेसी की बात आती है, हम क्या खरीद रहे हैं, हम क्या, मेरा लिविंग स्टाइल क्या है। जैसे कोई वॉच कर रहा है हमको, एक अननोन शक्ति बिग बॉस के रूप में वॉच कर रहा है, क्या करते हैं, कमरे में छोड़ दिया, बिग बॉस बहुत से वॉच कर रहा है, बीच में बोलता है कि ये मत करो। तो वो जैसा है सिचुएशन हमारे मोबाइल में है आ गया। आपको वॉच किया जा रहा है कि आप क्या खरीदते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रचार जो एडवर्टाइजमेंट है, आपको ये आप यूट्यूब पर क्या, हर जगह आप ईमेल देकर एक्सेस करते हैं, आप क्या देखते हैं, क्या आप खरीदते हैं, ये सारा एक तरह से तो प्राइवेसी का मामला। खैर हिंदुस्तान में लोग इतना इसके लिए ये नहीं रहते हैं, लेकिन बाहरी कंट्री में बहुत सारी बातें चलने लगी है कि आप हमारे एक्टिविटीज को क्यों मॉनिटर कर रहे हैं। आपने आधार नंबर दे दिए, वहां भी चर्चा हुई थी कि आपकी प्राइवेसी का जो मसला है, कोई हमें फॉलो कर सकता है। यहां इतना ही नहीं, कोई हमें मिसगाइड कर सकता है, हमारा ब्रेन वॉश कर सकता है, हमारे, आप कहेंगे कि हम अपने इच्छा से काम कर रहे हैं। सबको अपनी इच्छा से जीने की इजाजत है।
है? कानून तो ही कहता है आपकी इच्छा को ही बदल दिया जा सकता है, आपके अंदर के इंसान को बदल दिया जा सकता है। हमारा आप कह रहे ना कि इच्छा से काम करने की सबको आजादी है, लेकिन इच्छा ही बदल दिया जाए तब, इच्छाएं को गलत कर दिया जाए तब यह कानून, समझ रहे ना बात को, इच्छा को ही बदला जा सकता है। आप यह कहने के बजाय कि रजनी सर अच्छा पढ़ाते हैं, आप हो सकता है कहने लगे, इतना इमेज दिखाएं आपको हम कि विमल सर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपकी इच्छा को हम जाके बार बार पिक्चर दिखाकर आप जानते हैं कि रजनी सर अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी आप देख के बोल दीजिए नहीं विमल सर ही अच्छा, मतलब क्या होगा? पूरा डिसीजन ही बदल दिया, खराब को अच्छा कर दिए, अच्छा को खराब कर दिए। तो पूरा मत मानिएगा, इसीलिए आप जा रहे थे रुक के, और फिर आप घबरा कर आ गए कि टोक दिया है। तो हम भी करते बैठे, आगे बैठते हैं ना तो फोन में ऐसे करके चले जाते हैं बाहर। आगे आ जाओ, कितना समझ गया? अब आते हैं अनसुपरवाइज, जैसा कि नाम बता रहा है, दिस इज एन गोइंग टू बी एन अनसुपरवाइज लर्निंग। यहां पर क्या होगा, मशीन को हम लेवल नहीं देंगे, मशीन खुद ही इसको डिवाइड करे, दो सेक्शन में डिवाइड करे। बार बार इस पिक्चर पूरे फोटो कम दिए जा रहे हैं, कभी एप्पल मैंगो दिए जा रहे हैं, कुछ लेवल नहीं करे कि क्या है। और मशीन क्या करेगा, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देगा। अच्छा, इस तरह के फीचर्स वाले एक कॉमन फीचर्स वाले हैं, और दूसरे क्या है, कॉमन फीचर वाले हैं, उसको इधर ग्रुप कर देगा। अब तो नाम ना दे पाए, ग्रुप 1 ग्रुप हम कह रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बार वो क्या किया, वो क्लासिफाई कर दिया, ये इधर है, ये लड़का पढ़ने में अच्छा है कि खराब है। हम डेटा जिसको देते गए और बार बार दिखाएं कि जो 8 घंटा पढ़ रहा है वो अच्छा नंबर डाला, और फिर से डेटा दिए कि वही बच्चा है 8 घंटा केवल 8 घंटा पढ़ता है, 8 घंटा पढ़ता है, मार्क्स उसका दिए जा रहे हैं, 8 घंटा मार्क्स दे रहे हैं, 8 घंटा मार्क्स दे रहे हैं, 8 घंटा। अब वो समझ जाएगा कि जो लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है वो ठीक कर रहा है, वही तेज है, क्लासिफाई कर देगा ये ब्रिलियंट। कोई अनएक्सेप्टेड आइंस्टाइन होने जिसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मशीन भी गच्चा खा जाएगा, समझ गए बात को ना? ठीक है, समझ गया? अब देखिए ये दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज अनसुपरवाइज, समझ गया? दोनों रिलेटेड है, एक में लेवल दे के देते हैं, एक में बिना लेवल के दे देते हैं। मशीन ही ग्रुपिंग कर लेता है, फीचर्स निकालता है कि ये फीचर इसके फीचर्स कॉमन लग रहे हैं तो ये ग्रुप का, इसके फीचर्स कॉमन लग रहे हैं ये अलग ग्रुप का। फीचर्स और वेरिएबल में बार बार इंटरचेंज करके बोलूंगा। ये इसके वेरिएबल्स कलर का ग्रे स्केल पर निकाला 250, रेड कलर ब्लैक कलर का है 255, 8 बिट के स्केल पर निकाले जा रहा है। इसका देखा कि हाँ शेप साइज निकाले जा रहा है, और देख रहा है कि सबका शेप साइज कलर मैच कर रहा है, उसको एक ग्रुप में डालो। समझ गए बात को? मशीन क्या करेगा, ये जो है रिइंफोर्समेंट लर्निंग, इसे तो इंटेलिजेंट एजेंट टेक एक्शन इन एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज इट्स रिवार्ड। एजेंट का मतलब वही मशीन ही है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मशीन चेस खेल रहा, और इसका और मशीन को रिवार्ड क्या है, मैक्सिमाइज का, वो चेस जीत जाए। चेस क्या करे, जीत जाए। अब वो डिसीजन ले लिया, एक प्यादे को आगे बढ़ाया और आपका प्यादा उसको मार गिराया। मशीन को समझ गया कि पेनाल्टी मुझे मिल गई है, ये स्टेप सही नहीं था, और मशीन क्या करेगा, अपने स्टेप को फिर से चेंज करना शुरू करेगा। चेस खेलते हैं ना, गेम में जो यूज होता है, हम अगर अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं तो हमारे अकॉर्डिंग वो स्टेप के अकॉर्डिंग प्लान बनाएगा। अच्छा, ये प्लान बनाते हैं तुरंत गच्चा खा जाना। अच्छा खिलाड़ी अगर आ गया वो, उसके स्टेप को वो देखेगा फिर से, और वो प्लान चेंज करता चला जाएगा। और वो अगर गलत प्लान ले लिया है वो, उसका हो सकता है कि राजा मर जाए। तो क्या किया, फिर से समझ गया कि ये पूरा मेरा रिवार्ड मुझे नहीं मिला। अगर वो जीत गया तो समझेगा आपका वाला मरने लगा, तो समझ गया कि मैं सही स्टेप पे जा रहा हूं। अब राजा के नजदीक पहुंचने लगा, सोचा कि अब हम राजा को घेर सकते हैं। नाउ द किंग ऑफ द अदर साइड कैन बी मेड कैप्टिवेटेड, उसे बंदी बनाया जा सकता है।
ये है, इस तरह के लर्निंग को बोलते हैं, जो गेम में बहुत यूज होता है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट सिविल के बच्चे भी यूज करते हैं। जब कंक्रीट में रॉड, जब कंक्रीट स्ट्रक्चर में जब रॉड लग जाता है, उसको बोलते हैं आरसीसी। सिविल के बच्चे अगर नहीं है, आरसीसी बोलते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन चलता होगा, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट। बहुत मजबूत हो गया है, रीइंफोर्समेंट वर्ड वहां भी आता है। बार बार ये अपने इससे सीख रहा है और अपने रीइंफोर्स होता जा रहा है, अपने आप को मजबूत करता चला जा रहा है। रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ करना, एक्चुअली हिंदी होता है सुदृढ़ करना अपने आप को, सुदृढ़ हिंदी एक्चुअली हिंदी है। चलिए अब देखिए, हम सुपरवाइज लर्निंग करेंगे। हमारा 2 केस स्टडी है, हम सभी मिलकर उस पर इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। जिन बातों को समझ चुके हैं कि ऐसे ऐसे काम हमें करना है। अब देखिए, सुपरवाइज लर्निंग 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि डॉग और कैट, डिजीज और नॉन डिजीज, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बाइनरी, या तो ये या तो ये, या तो आप वैल्यू बता रहे हैं कि आज का जैसे कि बारिश कितना होगा, तो आप बता दिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कितना mm का प्रेशर है, मरकरी बार बार ना पूछना, आपका टेम्परेचर क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है, एयर में मॉइस्चर क्या है, इस सारा फीचर्स को लेकर आपका क्या किया, वो डाल दिया। अब वो वैल्यू बता रहा है इतना सेंटीमीटर बारिश होगा। जब वैल्यू बताएगा तो हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। सुपरवाइज लर्निंग 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर बाइनरी हो 0 या 1 तो उसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे जी, क्लासिफिकेशन। और अगर वो कोई वैल्यू बता रहा है, आज का बारिश होगा 20.5 सेंटीमीटर, पता नहीं कितना, 25 तो ज्यादा हो जाएगा ना, नहीं ठीक है 25 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। तो वहां ये रेन गेज लगा हुआ है बाहर में, भले यूज नहीं होता होगा लेकिन लगा हुआ है, रेन गेज लगा हुआ है सर, लगा हुआ, देखो कभी स्टैंडर्ड साइज क्या है वो, स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है, कोई सीध नहीं है, एक अच्छा में स्टैंडर्ड साइज में होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर पानी हो रहा है उसे हम मानते हैं रेंज इन सेंटीमीटर, और वॉल्यूम में होना चाहिए लेकिन सेंटीमीटर में नापते हैं। कैसे बोलते हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, डिस्टेंस का यूनिट कोई मुझे टोक दिया कि 15 मिनट क्यों बोल रहे हो जी, और डिस्टेंस का यूनिट तो किलोमीटर ही है, लेकिन हम क्या कर दिए, स्केल चेंज कर 15 मिनट टाइम से उसको। तो ये नहीं कि वाटर का मान नापते हैं लीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या नाप रहे हो जी, कुछ लोग होते हैं ऐसा पूछने लगते हैं, मुश्किल हो जाता है समझाना, कन्विंस करना भाई ये इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि 15 मिनट में भी तो बोलते हो कि 15 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, तब तो नहीं पूछते हो 10 मिनट क्यों बोलो कि हम 100 मीटर की दूरी में आ रहे हैं, नहीं बोलते। ब्रेक लेते हैं, ये यहाँ पर आके ब्रेक लेते हैं, काम की कोई बात नहीं, आप जो देखिए हम मशीन लर्निंग डेटा को यहाँ ध्यान दें, ब्रेक ले ले क्या, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। और आप जितने हैं अपने स्थान पे चर्चा किया, यहाँ पर आ गए थे और कहा था ये मशीन लर्निंग, बार बार ये वाला रिमाइंड दिखाता हूँ और कहता हूँ कि ये क्या है, मशीन लर्निंग वर्ड में यूज कर देता हूँ, सॉरी एमएल मॉडल की मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि ये मॉडल आखिर है क्या। हेलो हाँ, तो ये जो यहाँ से इस तरह से पिक्चर दिखा देता हूँ कि मैं मॉडल को दिया, बार बार बोलता हूँ कि एमएल मॉडल को मैंने दे दिया, ये मॉडल आखिर है क्या, ये मॉडल आखिर है क्या। ये जो मॉडल है, यहां देखिए, ये जो मॉडल है वो मैथमेटिकल स्टेप्स में बात करता है। मैथमेटिकल स्टेप्स, इसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं, डिफाइंड विदाउट एम्बिग्यूटी स्टेप्स में कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो, आइदर दिस और दिस। जब हम बाइनरी करते हैं तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि बीच वाला भी कुछ हो जाएगा,
समझ रहे हैं आपको? इफ दिस हम एल्गोरिथमिक मैनर में हम आगे बढ़ते हैं, बीच में कोई एम्बिग्यूटी छोड़ नहीं चलते हैं। इफ दिस, इसे हम एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ये एक एल्गोरिथम यानी कि डिफाइंड विदाउट एम्बिग्यूटी, अनएम्बिगियस, विदाउट अनएम्बिगियस बोलते हैं, याद आएगा। आ जाता है सरकारी स्कूल का प्रोनाउंसिएशन मेरे से जा नहीं पाएगा तो प्रोनाउंसिएशन मेरा जा नहीं पाएगा। तो ठीक है, anyway, तो मैं यही करता हूँ कि अमेरिकन एसेंट है, जैसे इंग्लैंड का यूरोपियन एसेंट है, तो बिहारी एसेंट को क्यों नहीं पहचाना जा रहा है? पहचाना जाना चाहिए। तो इसी को मैं रख के सोच के यही एसेंट पे चलता हूँ। अब मैं ट्रेन हो चुका हूँ और मॉडल को चेंज नहीं करूंगा। समझ के बात को याद है दो। ये जो स्टेप्स में बात कर रहा हूं, मशीन लर्निंग मॉडल की मैं बात कर रहा हूं। एक मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है, एक रिग्रेशन लिखा है। क्लासिफिकेशन का मतलब एक क्लास में बांटना, आम है कि एप्पल है, मैंगो है कि एप्पल है। और मैंने लिखा है रिग्रेशन, जहां वैल्यू बताने की बात, कितना बारिश होगा, है ना, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कितना सैलरी होगा, कितना मार्क्स आएगा। और मैं ये कहूं कि तेज बच्चा है कि अच्छा बच्चा है, क्लासिफिकेशन करने लगा। क्लासिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो है आपका रिग्रेशन कब कहेंगे? जब वैल्यू बता रहे हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, तो हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, सॉरी। एंड व्हेन वी आर जस्ट क्लासिफाइंग इनटू 2 और 4 ग्रुप्स, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। समझ के बात को जी? अब यहां ध्यान दो, पहला मैं लिखा हूं डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। मशीन लर्निंग मॉडल यही है। यहां ध्यान दीजिए। अब जो डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन है, मैं इस मॉडल पर थोड़ा ही चर्चा करूंगा क्योंकि फिर मुझे जाना है हैंड्स ऑन पर। मान लीजिए कि आपको स्कूल आना है, कॉलेज आना है, तो आप एक डिसीजन ट्री बनाना शुरू किए। पहला अब क्या है, कॉलेज जाए कि नहीं जाए, डिसीजन लेना है। पहला, पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, सोच लिए। दूसरा, 75% अटेंडेंस होगा कि नहीं है। 75% कंपल्सरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो तीसरा डिसीजन लेते हैं, 75% में बात दे लेते हैं कि मेरा 75% हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो चुका है तो फिर सोचते हैं कि चलो भाई आज हम नहीं कर लेते हैं। एक डिसीजन का ट्री हम लोग बनाना शुरू कर दिया। एक नोट, मार्कर ही नहीं लगा इसमें काम पर, कोई बात नहीं, हैंड से इस मूवमेंट से समझाने को। दूसरा नोट, तीसरा नोट, एक ट्री बना रहे हैं। पेड़ की पत्तियां कैसे शाखाएं लेती हैं, शाखाएं पर एक शाखा दूसरे शाखा ब्रांचिंग कर रहे हैं, और तब हम डिसीजन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। एक और दूसरा, यही है डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। समझ के बात को? इसीलिए यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। दूसरा है आपका, दूसरा मैं ऑर्डर के लिए बोल रहा हूं, अपनी सुविधा के लिए, कोई दूसरा पहला नहीं है यहां पर, ठीक है ना। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, हाँ इसी का विस्तार है वो। आप एक जंगल को सोचे, बहुत सारे पेड़ हैं, आपने डिसीजन लिया, अब आप क्या सोच रहे हैं, चलो जाएंगे, लेकिन कोई और बच्चा हो जो वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका भी डिसीजन देख लेते हैं। वो भी अपना डिसीजन ट्री बनाया और एक डिसीजन बनाया, ये हम आज जाएंगे नहीं। तीसरा, कोई और बच्चा है, और इसमें लेकिन रैंडम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं जाने वाला है, कोई सैंपल में लिए हुए हैं, नहीं ही जाएगा, और अब ट्री बनाए जा रहे हैं, नहीं जाएगा, अंतिम डिसीजन लेंगे मेजोरिटी से, नहीं जाना है। हम मिक्स रैंडम ले लिए हैं और ट्री बना, हम पेड़ बना रहे हैं जंगल में, डिसीजन ट्री फॉरेस्ट। आपका डिसीजन लिया आपने, बहुत से डिसीजन नोट पर जाकर, बगल वाले ने डिसीजन नोट लिया, हाँ बहुत से नोट पर, उसने डिसीजन लिया, सबने जब डिसीजन 10-20 बच्चे को डिसीजन फोन करके पूछने, जा रहे हो जी? बोले नहीं जा रहे हैं। अच्छा चलो आज आराम ही कर लेते। बोले नहीं जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरफान सर का क्लास है, अटेंडेंस देखते हैं। कोई बोला विमल सर का अटेंडेंस बच्चों को दे देते हैं, चलो ठीक है, उसको बोल देंगे, वो कर देगा, होता है ना। तो फिर क्या होता है कि आप उसका डिसीजन, इसका डिसीजन, उसका सब ने एक डिसीजन ट्री बनाया, मन में बनाया, आपने बनाया, और अंतिम में मेजोरिटी को देखा गया, और मेजोरिटी को देखकर आप डिसीजन ले लिए कि जाना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट एजुकेशन मैटर, इफ द सराउंडिंग मैटर
and if we go to college, the college has the academic boundaries has its own environment, and environment has its impact. आप जिस environment में रहते हो उसका impact आता है। आप घर पे देखेंगे बहुत देर तक आप उठ भी नहीं पाएंगे, लगेगा कि चलो बाद में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ आए, देखे, समझे, सिलेबस में कंटिन्यूटी, सर आज ये बोले थे, ये सिलेबस है, या व्हाट्सएप पे ये नोट्स भेजे हैं, तो एक माइंड में कंटिन्यूटी बन जाता है। इसलिए जाना चाहिए। और फिर हमने डिसीजन ले लिया कि जाएंगे, मेजोरिटी कॉलेज जाना चाहिए, 75% हो चाहे नहीं हो, हमें जाना है। और हम लोग इसीलिए कॉलेज पढ़ने के लिए पहुंच गए। समझ के बाद जैसे आज पहुंचे हो, ठीक है। ये हो गया रैंडम फॉरेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन सपोर्ट वेक्टर मशीन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम, चलो ये नहीं ना यहाँ पर था, अगर हम लिनियर रिग्रेशन ना करके, तो यहाँ ध्यान दे, क्लासिफाई करना है, चलो इसको नहीं आ पाएगा ना, एनीवे हटाना पड़ रहा है, ये नहीं, इस पर नहीं चल रहा है, इस पे नहीं चल पा रहा है, काटना पड़ेगा, इसको काट ही देते हैं थोड़ी बहुत देर, अब थोड़ा अपने से ही बोलते हैं, ताकि इसको काटना है, इसको वही रुक जाओ यार, वो है 45 के बाद और एक लगा के लगा दीजिए, ठीक है ना। क्या नहीं, वो पेड़ बड़ा अच्छा चल रहा था, पेड़ था लड़का दिखाया, कोई बात नहीं, समय लगेगा तो थोड़ा ऐसा बोल के हम रिलैक्स कर लेते हैं, समझे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट लेते हैं, बोलते हैं ना कि थक जाता है, हम क्या करते हैं बीच में अपने आप माइंड को फ्री कर लिए फिर आप बहुत बढ़िया। ये देखिए, आप क्या किए, एक रिग्रेशन चला रहे हैं, एक फीचर्स को यहां रखें, एक को यहां रखें, और मान लीजिए कि हम क्या किए, एक रिग्रेशन चला, ये डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट, ये वैल्यू है, मान लीजिए कि एक्स है आपका विंटर का टेम्परेचर, और ये है आपका विंटर क्लॉथ का बिकना, टाइम्स आवर्स और पढ़ाई, ये हाँ चलो यही ही रखते हैं, क्लॉथ का बिकना वैल्यू। लिनियर रिग्रेशन हम लोग वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, और मशीन को दे दिए, मशीन क्या किया, एक लाइन से इसको मॉडल करना शुरू किया, एक लाइन ये है, और दूसरा मशीन क्या किया, इसको इससे मॉडल कर दिया। कौन अच्छा है जी, किसने अच्छा मॉडलिंग किया है, इसने अच्छा मॉडल, इस मशीन ने अच्छा मॉडल किया, डेटा पॉइंट्स को देखा और मॉडल कर दिया। समझ के बात को, ये जब सॉरी मॉडल को मैंने दे दिया, मॉडल किया नहीं, मैंने मॉडल दिया है, एक मॉडल का डेटा दिया, और वो क्या किया, इस तरह से उसको कंप्यूट किया लाइन के फॉर्म में, ठीक है ना। और लाइन के फॉर्म में कंप्यूट किया, तो कैसा लाइन है, तो वेट निकाला W1 इंटू X1 या प्लस C, जो लाइन का इक्वेशन है। अब मशीन समझेगा कि इसका वेट कितना है, ये वेट है, स्लोप जो बोल रहे हैं, ये वेट दे कि ये वेट दे, डेटा पॉइंट चेंज करने लगे तो वेट को एडजस्ट करने लगेगा। बहुत सिंपल मॉडल, 2 वेरिएबल्स का बनाया हूं, ठीक है ना। Y है मान लीजिए विंटर क्लॉथ का बिकना, और X है आपका टेम्परेचर, तो ये क्या किया, आपका मॉडल बनाया, इतना ही। तो ये जो वेट डिसाइड कर रहा है, मॉडल बनाना में फिर गलत बोल दिया, ये क्या किया, वेट को डिसाइड किया, अपने मॉडल पैरामीटर को कंप्यूट किया, अपने मॉडल पैरामीटर को कंप्यूट किया कि मुझे डिसीजन लेना है। अब वो लाइन का इक्वेशन बना लिया है कि x W1 इसका वेट है, यही लाइन बेस्ट फिटेड लाइन है। पढ़े होंगे आप कर्व फिटिंग, बेस्ट फिट क्या है जो हम करते थे, हैंड कैलकुलेशन, उसका यूज देख रहे हो ना, कर्व फिटिंग पढ़े होगा, किसमें पढ़े थे, कब था, किसमें पढ़ना था, वो मैथ में कौन सा था वो ब्रांच, कर्व फिटिंग स्टैटिस्टिक में नहीं था, इसमें न्यूटन रुंगा मेथड, इसे पढ़े नहीं पढ़े हो, किसमें पढ़ना था वो, न्यूमेरिकल मेथड, मैडम सही बताए, न्यूमेरिकल मेथड, अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसका, न्यूमेरिकल मेथड, ये तुम लोगों को याद रहना चाहिए था, मैं भी भूल गया था, अब याद नहीं कर, मैडम बोले थैंक यू मैडम, न्यूमेरिकल मेथड, समझे बात को। तो वहां जो हम करते थे, तो उसका आपको कर्व फिट कर दिया, अब जो मशीन क्या किया, कर्व में फिट कर दिया, और अगला वैल्यू जब X1 का ये देंगे, तो ये बता देगा कि इस पर क्या Y रहेगा। समझ के बात तो जी, इसको बोलते हैं लिनियर रिग्रेशन। और भी वेरिएबल हो सकते थे, y इक्वल टू W1 X1 प्लस W2 X2
W3X3 हर एक का वेट वो एडजस्ट कर लेगा। समझ के बात को? इसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। और क्लासिफिकेशन के समय जो यूज करते हैं वो बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कौन सा मॉडल यूज करते हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। वहां क्या करेगा वो, ये मान लीजिए कि आवर्स है और ये है आपका पास या फेल, 0 या 1, दो ही चीज है। पास या किस मॉडल का यूज करेंगे तो सारा वैल्यू बताने लगेगा, 1 2 3 5 6 ऐसे बताने लगेगा। जो ही है पास है या तो फेल है, दो ही चीज है ना। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए जो ज्यादा पढ़ता है वो पास हो गया है, जो फेल हो गया। तो ये क्या करेगा, इस तरह से सिम्बॉयड फंक्शन से इसको मॉडल करता है, ठीक है ना। सिम्बॉयड फंक्शन से इसको मॉडल करता है और ये बताता है कि ये पास है। ये लिनियर मॉडल नहीं करता है। ये मॉडल, ये जो कर्व फिटिंग करेगा इस तरह से, ये मॉडल जो है इस तरह का फंक्शन यूज करता है और इस तरह से पास या फेल। और रिग्रेशन इसको क्या बोलती है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम करेंगे, समझ के बात को जी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसी को बोलते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो रिग्रेशन वर्ड क्यों यूज कर दिए फिर? क्योंकि ये जो कर्व दिखाया था वो बताता है अभी कि कितना प्रोबेबिलिटी है पास करने का, कितना प्रोबेबिलिटी है, इसलिए रिग्रेशन वर्ड वहां भी आ गया है। लॉजिस्टिक केवल क्या किए, लाइन को क्या किए हैं, स्क्वीज कर दिए। लाइन को क्या किया है, स्क्वीज कर दिए, ऊपर ऐसे मोड़ दिए, बीच से क्या किया, ऐसे लेके छड़ को मोड़ते देखे होगे ना, ऐसे मोड़ दिए। तो बन गया क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कहां यूज करेंगे हम? आपको क्लासिफिकेशन में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में इसका हम सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या है, ये भी आपका क्लासिफिकेशन के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, एक डिसीजन बाउंड्री बनाते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। इसमें ये करके आगे बढ़ रहा हूं। लीनियर रिग्रेशन वैल्यू बताने के लिए, पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी कर सकते हैं। लाइन साइन क्यों करें, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस cx पैराबोला का इक्वेशन भी कर सकते हैं। समझ गए बात को? इतना समझ गए, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन का हम यूज करेंगे। ये आपका अब हमारा काम शुरू हो रहा है। इतना समझने के बाद हम लोग जब भी हम काम शुरू करते हैं तो एक वर्क प्लान बनाते हैं। जब काम आप शुरू करेंगे, पहले मैं जब चाहिए था ना तो कहीं नया केबल गिराना था तो एक वर्क प्लान बनाना शुरू करते थे। आपके कॉलेज में फाइबर लगा है तो वर्क प्लान बनाते थे, क्या इसका एस्टिमेट है, कितना पैसा देगा, सब बता दिया। और वर्क प्लान भी कहा डिगिंग करना तो नहीं है। अब ऐसा नहीं बीच में गए वहां पर खोजना शुरू कर दिया कि लेबर तो आया ही नहीं, जेसीबी मशीन ही नहीं है और डिगिंग करने के लिए आगे बैठा हुआ मिस्त्री। समझ रहे हो ना। तो वर्क प्लान फिर बनाना शुरू करते थे। कैसे छोटे छोटे अनुभव काम में आते हैं, कैसे छोटे छोटे जीवन के अनुभव, हर अनुभव इंपॉर्टेंट है। तो वर्क प्लान हम वहां बनाना शुरू किए कि यहाँ डिगिंग करना है, यहाँ पर वहां के ये है, वहां करने नहीं देगा, वो बहुत बदमाश आदमी का घर है, तो ऐसा करो, या तो उससे बात कर लो और नहीं तो हम उस अल्टरनेट रास्ता। कोई कहता था यार मेरे घर सामने क्यों इकट्ठा कर दिए जी तुम, अब बहुत दिक्कत हो जाता था बाद में समय। लेकिन अब क्या करते, किसी तरह कहते थे कि नहीं नहीं ठीक है करवा देंगे बाद में, बढ़िया बढ़ाए हुए हैं, ऐसे करके चला जाता था काम। ये आपका हम एमएल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वर्क फ्लो। कैसे हमारा यही फ्लो आपका हमेशा रहेगा। पहला क्या जरूरी होगा, आपका डेटा। डेटा कलेक्ट करेंगे, जितना डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर वैसा उतना डेटा को सेव नहीं कर सकता है, उत्तम सा डेटा पे काम करते थे, अलग से एसक्यूएल सर्वर रखते थे, क्योंकि हमारा एक्सेल फाइल तो ये कर जाएगा ना, कितना करोड़ों फाइल थोड़े रख लेगा। डेटाबेस में काम किए हैं, करोड़ों फाइल क्या कंप्यूटर में, अब तो कंप्यूटर से ही कर देंगे हम। लेकिन करोड़ों फाइल, करोड़ों फीचर्स, करोड़ों सैंपल्स, करोड़ों फीचर्स, समझ रहे हैं ना बात को। एक्सेल ये फिर डेटा को क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करेंगे। जो रे डेटा आया है मेरा, रॉ डेटा है, मान लो हो सकता है कहीं डेटा मिस कर दिया हो, हाँ किसी फीचर्स का डेटा नहीं लिए, समझ गए बात को ना। कोई डेटा मिस कर गया, हम इस स्टूडेंट का मार्क्स या मार्क्स बोल रहे हैं, किसी कोई चीज मिस कर दी है तो उसको क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग करके क्या करेंगे, उसको या तो मीन से, मीडियन से रिप्लेस कर देंगे या जीरो से भी रिप्लेस कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग का मतलब डेटा का हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, समझ गए बात को। प्री प्रोसेसिंग में एक और चीज ये होता है, वो डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन। आप पढ़ोगे नॉर्मलाइजेशन, गेट के एग्जाम दीजिएगा तो नॉर्मलाइज स्कोर देगा। आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में है, उनका एग्जाम सेकंड सीटिंग में, तो एक नया नॉर्मलाइज करेगा, वो भी एक तरह का प्री प्रोसेसिंग ही है। हम क्या कि एक ही स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं सारा डेटा। मान कोई 200 का है, कोई 300 में है मैक्सिमम वैल्यू, और मशीन को इसे अगर मालूम चल जाए कि इसी साइज इसी लेंथ का डेटा है, नॉर्मलाइज डेटा है, हो सकता है मैक्सिमम से डिवाइड कर दीजिए और सबको एक जीरो से एक में स्केल में डाल दीजिए, तो हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ये भी करना करेंगे तो मशीन को लर्न करने में आसान होगा। उसको तो स्केल मालूम चल गया ना कि मैक्सिमम वैल्यू 50 ही होने वाला है, इसी स्केल में एडजस्ट करना है हमको। अब ऐसे खुला डाटा दे दिए 1000 2000 लिख के उसको डिवाइड कर दिए तो स्टैंडर्डाइज हो गया ना डेटा,
तो 0 से 1 इसी के बीच में मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। कभी कभी मीन से डिवाइड करके स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे करता है वैसे भी करता है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के अलग अलग तरीके हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि इस तरह से हम स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है। प्री प्रोसेसिंग में ये सारे स्टेप्स करते हैं, मिसिंग डेटा को देखते हैं, डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं, डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर देते हैं। कुछ डेटा से हम ट्रेन करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे सही से काम किया कि नहीं किया, करेंगे ना, टेस्ट करेंगे ना सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, एक मशीन लर्निंग मॉडल यहां पर किस पे देंगे, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, इस तरह के मॉडल पर यूज करके डेटा को दे देंगे और फिर क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। ये वर्क फ्लो होने वाला है। अब हम लोग काम शुरू करते हैं, समय है ना काम करने का। बस काम का लैपटॉप ऑन कर दो और जो दिए हैं हम फाइल, उसको जो फोल्डर दिए हैं उसको ओपन कर दो। मोबाइल पर भी कर सकते हो, गूगल कोलैब लिखोगे तो आ जाएगा। परमिशन ग्रांट कर दिए थे हम, रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, अब देखो हो जाएगा। देखो ना परमिशन हटा दिया, परमिशन हटाया था, होने लगा होगा। बाद में देखें ना, बहुत सा मैसेज आ रहा था कि परमिशन तो रिस्ट्रिक्शन हटाए थे, एनीवन भी लिंक कर दिए थे। इसके लैपटॉप खोलना, खोलो या खाने जल्दी से खोलो, यहाँ दिखाएंगे ये से। खोल लिया उसको, खुल गया वो। गूगल कोलैब जो है आपको प्रोग्राम लिखने का इन्वायरमेंट देता है। आप पाइथन पे भी लिख सकते हैं, पाइथन का कोड हम पाइथन का यूज करेंगे। इसका लाइब्रेरी बहुत एडवांस लाइब्रेरी है, बहुत सारे आप बिल्कुल आसानी से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप इतना आसानी से इसको करने जा रहे हैं, आप कहिएगा इतना आसान काम था ये, आप बिल्कुल आसानी से इसको करने जा रहे हैं। गूगल कोलैब क्या देता है, एक पूरा आपको वर्किंग एनवायरनमेंट देगा। हम कहां कर रहे हैं, रिमोट पे काम कर रहे हैं, उसका हार्डवेयर यूज करेंगे और जब चाहे तब हम अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, समझ के बात को। इसमें आसानी आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर किए हम, आधा कोड हम लिखे हैं, आधा उनको लिखवाना है उनको, तो हम शेयर कर सकते हैं। इससे बोला कि रिस्ट्रिक्टेड रहता सर, उसका मतलब यही था। फिर बाद में मैं देखा कि नहीं, एनीवन भी लिंक कर देते हैं, तो सबको इसमें एडिट कर सकता है। गूगल कोलैब पे हम लोग इसको लिखेंगे। पाईचार्ट पे भी आप लिखते हैं पाइथन का प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें आपका कंपाइलर, एडिटर, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप लिखेंगे ना, आपका तो एआई इंटरफेस भी आ गया। आप सीधे लिखेंगे मुझे ये करना है ना, एआई सीधे प्रोग्राम जनरेट कर दे, उसी सामने आएगा बगल में बनकर। ये देखिएगा बहुत सिंपल प्रोग्राम है। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको खोल दीजिए। आप लोग सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो दिए हैं उसको ओपन कर दीजिए। कर दिए ओपन। अब हमने क्या किया है, जो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ लाइब्रेरी को क्या कर रहे हैं, पहला पार्ट में क्या करते हैं, देखिए इसका एनवायरनमेंट आप खुद खोल के देख सकते हैं। यहाँ कोड टेस्ट करेंगे तो टेस्ट लिख देंगे, जैसे ये सब टेस्ट लिखते हैं, वो कोड का पार्ट नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इसका, समझे बात को। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरीज को क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने डैशबोर्ड पर। तो यहां क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट नंपाई। आप लिखेगा तो अपने आ जाएगा, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। नंपाई होता है न्यूमेरिकल पाइथन। हम जैसे एरे का यूज करेंगे, नंपाई एरे बोलते हैं। सारा इसका एरे इतना आसान हो जाएगा करना, एरे का कोई भी ऑपरेशन। हम क्या कर लिए, नंपाई को किस लिए यूज किया है, एरे ऑपरेशन करने के लिए। बहुत आसानी से केवल सिंटेक्स लिखेंगे वो कर देगा, कुछ प्रोग्राम लिखना ही नहीं है। और प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, समझ गए। नंपाई क्यों कर रहे हैं, नाम दे दिए उसका एनपी। इंपोर्ट पांडास, क्या ध्यान दो जी, पांडास क्या है, अच्छा डेटा फ्रेम। जैसे कि यहां मैंने किया है, देखो डेटा फ्रेम कितना स्पष्ट दिख रहा है। इस तरह का डेटा फ्रेम बनाएगा, उसको कौन सा लाइब्रेरी है, पांडास।
numpy किस लिए यूज कर रहे हैं? आपका एरे का सारा ऑपरेशन numpy पर इजीली हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमेरिकल पाइथन। दूसरा लाइब्रेरी जो हम लिए हैं वो बोलते हैं पांडास। पांडास जो है वो क्या करेगा आपको? डेटा फ्रेम। डेटा को देखिए यहाँ पर पांडा का यूज किया, देखिए कितना अच्छा से डेटा को दिखा रहा है, फॉर्मेटिंग कितना अच्छा से किया है। समझ के बात को? दूसरा क्या किया है? लाइब्रेरी लिए हैं पांडास। देखते रहिएगा, पहला पार्ट चला दीजिए। ये देखिए इसके लर्न जो है एक लाइब्रेरी है, साइकिट लर्न इसको बोलते हैं। ये सारा ट्रेनिंग, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन सारा लाइब्रेरी इसमें है, सारा सिंटैक्स इसमें है, सारा फंक्शन इसमें है। समझ गए? इसके लर्न लाइब्रेरी जो कॉल कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? कोड कम से कम, हम मशीन लर्निंग का एमएल का कोड थोड़ा ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे? सीधे बुलाएंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, वहां डेटा दे देंगे। डेटा ट्रेन करने जब जाएंगे हम मशीन को, तो कोड थोड़े लिखेंगे। हम क्या करेंगे? उस फंक्शन को करेंगे, लाइब्रेरी से कॉल करेंगे और डेटा दे देंगे। समझ गए बात को? तीन लाइब्रेरी में कोई दिक्कत नहीं, numpy, पांडा, sklearn। अगर हम ये यूज करते, बताओ, अगर हम ये यूज करते आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो कौन सा लाइब्रेरी यूज करते? शुरू में बताया था मैं, टेंसरफ्लो। हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज है। यहां से मैंने देखिए क्या किया, sklearn बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, इंपोर्ट, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, इसको मैंने पार्ट कर दिया। यहां से क्या किया? लॉजिस्टिक, किसी sklearn से मैंने क्या इंपोर्ट किया है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, sklearn से एक्यूरेसी स्कोर। ये तीनों केवल ऊपर में आप लिख दीजिए, चला दीजिए। समझ गए? समझ गए बात को? sklearn से क्या क्या लिए हैं? मॉडल लेना है, ट्रेन, टेस्ट इसी का फंक्शन करेगा। ये वाला इंपोर्ट किए हैं, ये वाला इंपोर्ट किए हैं, ये वाला बहुत बड़ा लाइब्रेरी है sklearn, साइकिट लर्न। समझ गए बात को? या ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, आसानी से लास्ट है, समझ जाओगे आसानी से। ध्यान दीजिए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? चला दे रहा हूं। यहाँ देखिए, यहाँ पूरे कोड को इसमें देखिए, इसको मैं क्या किया? रन कर दिया। सारा डिपेंडेंसी क्या हो गया आपका? सारा डिपेंडेंसी या सारा जो लाइब्रेरी हमारे डैशबोर्ड पर आ चुका है, उसका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपका कनेक्टेड लिखा होना चाहिए। कनेक्टेड जैसे हुआ तो एक रिमोट क्लाउड कंप्यूटिंग जो बोलते हैं, क्लाउड इन्वायरमेंट से जुड़ गया, मुझे एक रैम एलोकेट कर दिया। ये आपको इतना रैम दे रहे हैं, ये डिस्क साइज दे रहे हैं। समझ के बात को ना? हम अपना कंप्यूटर में नहीं कर रहे हैं, क्लाउड का यूज कर रहे हैं। मेरा कंप्यूटर में हो सकता है कि उतना कैपेबिलिटी नहीं हो, लेकिन हम कहां यूज कर रहे हैं? अब क्लाउड पे यूज कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड सुने होंगे आजकल, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत चलता है। क्या ध्यान दो, ये जो क्या किया? टेस्ट देकर लिया। ध्यान दो, ये क्या किया? यहाँ से टेस्ट लिए। टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इसको हटा भी सकते हैं। टेस्ट प्रोग्राम का पार्ट नहीं, यहाँ जाके डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए। टेस्ट क्यों लिखे हैं? क्यों दिखाने के अपना अच्छा मेरा कंपाइल हो, डेटा कलेक्शन शुरू कर दिया। हम समझने में आसानी होगी हम क्या करने जा रहे हैं। टेस्ट को आप हटा भी सकते हैं। कहां से लेना है? कोड देना है, यहाँ क्लिक कर देना है, टेस्ट लेना है तो यहाँ ले, इतना आसान है। समझ गए बात को? हम ये कोड लिए, कोड सेक्शन, यहाँ कोड लिख रहे हैं, कोड लिए, यहाँ टेक्स्ट लिख रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैश करके लिखने की जरूरत मेरा बच जा रहा है। हैश करके नहीं लिख रहे हैं, टेस्ट कर दे रहे हैं, वो कंपाइल ही नहीं हो रहा। समझ गए बात को? नॉट गोइंग टू बी द प्रोग्राम पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब डेटा कलेक्शन शुरू कर दी। यहाँ पर मुझे डेटा को लाएंगे, डेटा मेरा हो सकता है CSV फाइल हो, एक्सेल फाइल हो मेरा, उसको हम किस फाइल में ले जाएंगे? पांडा के फ्रेम में ले जाएंगे। पांडा फ्रेम में ले जाएंगे। समझ गए ना? डाटा को कैसे दिखाएंगे? पांडा फ्रेम। समझ गए? पांडा क्यों यूज किए थे? डेटा को बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाएगा। एक्सेल वाला नहीं ले जाएंगे, अपना फ्रेम बना रहे हैं हम डेटा का। समझ गए बात को? समझे ना बात को जी? पांडा क्यों यूज कर रहे हैं? डाटा को बहुत अच्छे से दिखाने के लिए, अच्छे से फॉर्मेटिंग के रिपोर्ट। ये देखिए पांडा फ्रेम है, ये यहाँ देखिए डाटा फ्रेम, पांडा फ्रेम का यूज कैसे अच्छे से दिखा रहा है ना? तो डिलीट भी कर सकते हैं अभी इसको चाहे तो। ये आउटपुट को डिलीट करना हो तो पहले से बना हुआ यहाँ डिलीट कर देना, आउटपुट बाद में। अब यहाँ नहीं, तो मेन काम पे हमारा रहता है अपना इस डैशबोर्ड पर जो डेटा है उसको ले जाना। तो हम यहाँ क्लिक किए, यहाँ किस पे क्लिक कीजिए? फाइल पे क्लिक कीजिए, फाइल पर क्लिक कीजिए, और यहाँ फाइल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जाइए, यहाँ देखिए डेटा दे रहे हैं, यहाँ वाला ये, हाँ क्लिक कीजिए, हाँ बस। अब यहाँ जो फाइल था, जो डेटा था मेरा, हार्ड बीट वाला दे दीजिए, हार्ड दीजिए वाला। अब वो डेटा है हम उस डैशबोर्ड पर दे रहे हैं, जो कंप्यूटर में था अब कहां जाएगा? वो क्लाउड पर जा रहा है मेरा डेटा, वहां का यूज कर रहे हैं ना। अपने कंप्यूटर से कहां दे रहे हैं? जहां जिसका हार्डवेयर हम यूज करने जा रहे थे वहां पर डेटा को हम दे रहे हैं। समझ के बात को? मेरे कंप्यूटर पे डेटा था, हम कहां दे रहे हैं उसको? सीधे क्लाउड पर चला जाएगा, यहाँ डैशबोर्ड पर दिखाने लगेगा। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
क्योंकि ये कर दिखाना हमसे देख रहे थे ना। हाँ यहाँ देखिए CSV फाइल दिखा दे रहा है, जो भी नाम उसकी से मतलब है मुझे। CSV फाइल मतलब एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। मैंने एक्सेल का फाइल है, क्या ध्यान दीजिए। और इसको क्या कीजिएगा, इसका पाथ यहाँ पर क्लिक, इसका पाथ ले लीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर कॉपी पाथ करिए और यहाँ पर ये देखिए अब डेटा को मैं लोड कर रहा हूँ इस कोड में। एक वेरिएबल का नाम दिया हूँ हॉट डेटा और पांडा के फ्रेम में ये वाला पांडा का सेट करके यहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ के बीच वाला इन्वर्टेड कॉमा के बीच सेमी कॉमा के बीच वाले को डिलीट कीजिए और पाथ को दे दीजिए। पाथ केवल वहां डाल दिए। अब सब लोग अपलोड करो जी और पाथ डाल दो। क्या कर रहे हैं, डेटा को ले रहे हैं, किस फॉर्म में ले रहे हैं, एक्सेल फॉर्म में ले रहे हैं, नहीं किस फॉर्म में ले रहे हैं, पांडा डेटा फ्रेम में। किस फ्रेम में ले रहे हैं, पांडा डेटा फ्रेम। पांडा का मैं यूज किया जो कि एक लाइब्रेरी है, उसके फ्रेम में डेटा को हम ले रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में ले रहे हैं। कोई इसका डेटा एक्सेल में है तो उसके फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, कहां ले रहे हैं, पांडा डेटा फ्रेम। ओके चला दिए ना, इसमें कॉपी पेस्ट लिख के यहां से यहां तक नहीं उसको वहां पेस्ट कर दीजिए, राइट क्लिक पेस्ट ऐसे रख के, हां राइट पेस्ट कॉपी कर दीजिए, राइट कॉपी बात आप लोग करिए अपने कंप्यूटर पे। हाँ ये नया वाला है, बटन क्लिक करिए सब ये। यहाँ पर रन कीजिए, स्कोर को रन कीजिए, रन हो गया। यहाँ देखो रन करके देखो डेटा का पाथ में क्या कर दिया, दे दिया। जहाँ डेटा मेरा सेव है देखिए केवल यहाँ सेव है, यहाँ से डेटा वो ले लेगा। किस फ्रेम में लेगा, सेव पहले किस फ्रेम में था, होता ना पीडीएफ है कि वर्ड है, ऐसा बोलते हैं ना जी, पीडीएफ फॉर्मेट है कि वर्ड फॉर्मेट है कि एक्सेल फॉर्मेट है। तो हम किस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर दिए, वर्ड से पीडीएफ कन्वर्ट करते हो ना। अब किस फ्रेम में कन्वर्ट कर दिए डेटा को, पांडा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिए। ये आपका पांडा डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको हम चाहे तो यहाँ आप कर रहे हैं कंप्यूटर पे। अब देखिए इसको आउटपुट को डिलीट कर दीजिए। हाँ एक ये अब यहाँ ध्यान दो, इसके आगे इसका आउटपुट में डिलीट कर दिया था। अब देखो सब पूरे डिलीट हो गया ना, हाँ नीचे रन करना पड़ेगा। एक सेकंड, डेटा हेड चलाना जी, डेटा कैसा हो दिख जाएगा। डेटा हेड वाला पार्ट चलाइए। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, छोड़िए यहाँ छोड़िए। अब देखिए डेटा कितना साइज हो, डेटा देखिए ना, डाटा दिखा। अभी हेड डिलीट किया तो पूरा डिलीट हो गया। ये चलाइए, ये देखिए इसको हम चलाए हैं, आप से दिखा के डिलीट भी कर सकते हैं। ये चला डेटा हेड जब चलाए होंगे तो मैं डिलीट करके खैर देखता हूं उसको। तो आपका क्या शुरू डेटा का हेड क्या क्या है दिखा दिया होगा, दिखाया है डेटा का हेड। समझ गए बात को, क्या क्या दिखा रहा है, बहुत सारा कुछ उसका फीचर दिखा रहा है। वो आने जरूरी है, बटन नहीं यहाँ दो जी, यहाँ दो, यहाँ पर आकर ध्यान दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा का सेव देख रहा हूँ, कितने कॉलम है कितने रोज हैं, ठीक है ना। डेटा यहाँ इसको चलाओ, ये क्या बता रहा है, ये डेटा का ये पार्ट किए तो डेटा का रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं, रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं, दिख रहा होगा डेटा। जरूरी ये देखिए ये करा रहे हैं हम, ये अभी तक इसको ये नहीं करा। डेटा का मैंने इन्फो देख लिया, डेटा का इन्फो क्या है, और आप टारगेट वहां दिखता है, टारगेट डिजीज है कि नहीं उसको टारगेट बोल रहे हैं। टारगेट का काउंट कितना है ये भी मैं देख लिया, काउंट कर लो कि कितने वन है, कितने डिजीज है, कितने नॉन डिजीज हैं। समझ गए, उसको चलाओ, वो डेटा चलना चाहिए, उसको दिक्कत होगा, कोई बात नहीं।
टारगेट हम क्यों देखे जी, दिखाना 165 डिजिट है, 138 नॉन डिजिट है, ऐसा क्यों देखे हम इसीलिए देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म डेटा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं केवल डिजिट वाले का ले लिया है, डेटा यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो डेटा को हम देख रहे हैं कि हाँ डिजिट वाले भी पर्याप्त संख्या में है, नॉन डिजिट भी पर्याप्त संख्या में। गलत तरह में जाएगा मशीन, उसको डिजिट वाला दिखाया ही नहीं डिजिट कब होता है। तो दोनों डेटा हम क्या किए उसको इसलिए देखे हैं कि ये कार्य हम करने के बाद ये खुद से लिखे हैं डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव यहाँ यहाँ अगर देखे हो गए तो लास्ट में टारगेट था, हम रिजल्ट को अलग कर दे रहे हैं। यहाँ टारगेट मेरा रिजल्ट था 1 या 0, 14 कॉलम थे, 14 कॉलम्स वेयर देयर, उसमें से हम लास्ट कॉलम को हटा दे रहे हैं, उसको अलग वेरिएबल में दे दे रहे हैं, उसको y बोल दे रहे हैं। आउटपुट को क्या कर रहे हैं हम y बोल दे रहे हैं। 1 है कि 0 डिजिट है कि नहीं है, उसको ट्रेनिंग में क्यों देंगे हम? ट्रेनिंग देते समय जो फीचर्स देंगे ना, एज कितना है, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ये सारे फीचर्स हम दे रहे हैं। लास्ट कॉलम देखिए डेटा को, लास्ट वाला क्या किए हम, तो टारगेट है उसको ड्रॉप कर दिए। ये देखो कॉलम टारगेट को ड्रॉप करो, एक्सिस 1 लिखने का मतलब है कॉलम, एक्सिस 1 लिखने की सिंटैक्स है, देख सकते हो। आप आजकल जो आ रहे हैं यहाँ पर लिखोगे ना कि एक्सिस ड्रॉप करना, यहाँ लिखिएगा ना जाके एआई का यूज करके, तो अपने लिख देगा, समझे ना। इसी में चेंज करना है, कुछ करना नहीं, सब लाइब्रेरी को कॉल करना है। एक्सिस 1 का मतलब पूरा का पूरा कॉलम 1 बता रहा है, कॉलम को हटाना, 0 लिखते तो रोज को हटाना। यहाँ देखिए अब क्या कि इसको हटा के हम क्या कर दिए, इसमें से हटा दिए, और जो टारगेट वाला कॉलम था, एक कॉलम बनाया, टारगेट वाला कॉलम कहां चला गया, कर दिया वाई में। एक्स में फीचर क्या क्या है, वेरिएबल्स क्या क्या था, एज, उसका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या कर दिए एक्स में दे दिया। और जो डिजीज है कि नहीं उसको वाई, उसको ट्रेनिंग में नहीं ना भेजेंगे, वाई क्यों भेजेंगे ट्रेनिंग करने के लिए, पहले ही बता देंगे उसको डिजीज है, उसको क्या किए हैं हम हटा दिए। समझे बात को? अब देखिए यहाँ देखिए, अब मैं एक्स को चला रहा हूँ, एक्स को अब मैं चला रहा हूँ, एक्स चला तो देखिए नहीं चले, अपने आप चल गया। क्या देखिए पांडा फ्रेम में मैंने डेटा को यहाँ फ्रेम ये किया, ये देखिए ये सारे मेरे फीचर्स, ये कॉलम्स हैं, 302 कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, एज, सेक्स, ये कोलेस्ट्रॉल, जो भी हो, ये टर्म बायोलॉजिकल टर्म में नहीं जानता हूँ, बट यहाँ पर टारगेट हटा दिया, डिजीज है कि नहीं उसको क्या किया, हटा दिया। टारगेट वाला कॉलम को क्या किया है, हटा दिया। डिजीज वाले कॉलम को हटा करके कहाँ डाल दिए हम, वाई में डाल दिए। उसी से कंपेयर करेंगे, उस रिजल्ट को क्यों बता रहे हैं उसको भी हम, उसको कंपेयर के समय हम यूज किया। समझ गए बात को? अब y को प्रिंट कर रहे हैं, ये देखिए y को प्रिंट करो, ये वाला देखिए 0 वाला जो पहला कॉलम है वो डिजीज है नहीं है, डिजीज है नहीं है, y में कर दी। y क्या कर रहा है, डिजीज है कि नहीं उसका इंफॉर्मेशन, जो सारे फीचर्स है वो कौन से वेरिएबल है, एक्स में कर दिया और वाई में। समझ के बात को? एक्स में क्या कर दिया मैं, सारे फीचर्स, वाई में क्या कर दिया, डिजीज है या नहीं है। समझ के बात को? दो चीजें समझ के चलो। वाई को प्रिंट करके देख लिया, सिंपल प्रिंट वाई करना, प्रिंट कर दिया। और यहाँ यहाँ पर ये नहीं किया, कोई बात नहीं, उसमें मैं किया था स्टैंडर्डाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, स्टैंडर्डाइज नहीं किया डेटा को, बट दूसरा प्रोग्राम था उसमें स्टैंडर्डाइज भी किया था, मैं सबको 0 और 1 के स्केल में कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। अभी हाँ मशीन हो सकता है उतना अच्छा प्रेडिक्शन ना करे, यहाँ पर सीधे में काम कर रहा हूँ। अब देखिए ट्रेन टेस्ट में करने जा रहा हूँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने जा रहे हैं। 80% डेटा को मैं क्या करूंगा, ट्रेनिंग के लिए 20% को बचा रखूंगा, ठीक है ना। 80% बता दूंगा ये फीचर्स होते हैं, ये डिजीज है नहीं है, डिजीज है नहीं है उसको मैं बता दूंगा, एक ट्रेन और वाई ट्रेन दे दूंगा उसको मैं। और क्या बचा के रखूंगा मैं, 20% को बचा के रखूंगा टेस्टिंग के साथ। वो डेटा उसको अभी नहीं दिखाऊंगा, कब दिखाऊंगा, टेस्टिंग करूंगा तो उसको टेस्ट करूंगा। समझ गए ना? यहाँ देखिए ये वाला प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, 2 वेरिएबल देखे दिया, एक स्ट्रेन 80% को अलग कर दिया, एक टेस्ट अलग कर दिया 20%। 333 थे ना टोटल, उसमें से क्या कर दिया मैं, 80% को अलग कर दिया, 20% को अलग कर दिया। ध्यान दो, इसको ध्यान दो, समझ गए बात को? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किसको करना है, एक्स और वाई को। एक्स क्या है मेरा फीचर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब। वाई क्या है, वाई क्या बन गया था मेरा, डिजीज।
ये दे दिया ट्रेन टेस्ट साइज 0.2, 20% को करना है टेस्टिंग में, 80% कहां चला जाएगा ट्रेनिंग में। स्ट्रेटिफाई वाई करने का मतलब क्या है, आप केवल वो डेटा मत ले लो कि केवल डिजिट वाला, मिला दो अच्छे से। स्ट्रेटिफाई का मतलब क्या है, पूरे डेटा को मैं क्या इक्वल रेशियो में मिला दिया, ऐसा ना हो केवल डिजिट वाला से वो ट्रेंड हो जाए, ऐसा ना करके ऊपर से उठाए और ऊपर में क्या था डिजिट वाला का था, और केवल डिजिट वाले से क्या हो गया वो 80% डिजिट वाले से ट्रेंड हो गया, विदाउट डिजिट वाले का, विदाउट डिफेक्ट वाले को देखा ही नहीं। तो हम क्या किए, स्ट्रेटिफाई वाई का मतलब क्या है, आप इक्वल रेशियो में मिला लो पहले डेटा को। क्या करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, केवल लाइब्रेरी कॉल किया है। रैंडम स्टेट 2, रैंडम स्टेट 3 भी लिख सकते थे, 4 भी लिख सकते थे। रैंडम यहां रैंडम स्टेट का मतलब है कि रैंडमाइज तो हो, लेकिन मेरा रैंडमाइजेशन और आपका रैंडमाइजेशन सेम हो। हम ऐसे रैंडमाइज करें, शुरू वाले बच्चे 4 यहां आ जाए, यहां के 4 बच्चे पीछे चले जाए और हम चले जाए ऐसा करके, और आपको कहें कि फिर से उस क्लास में जाओ जैसे पहले वाली स्थिति बनी हुई है और वैसा ही करो। तो मेरा रैंडमाइजेशन और आपका रैंडमाइजेशन सेम हो गया। रैंडमाइज किए हैं लेकिन मेरा रैंडमाइजेशन तब ही तो मेरा, अगर रैंडमाइज अलग अलग करेंगे ना तो रिजल्ट वैरी करता रहेगा। हम एक ही रैंडम डेटा को बार बार दे रहे हैं, डेटा रैंडम है बट एक ही तरह का रैंडम। हम 4 बच्चे को यहां उठाते हैं, 4 बच्चे को वहां ले जाते हैं, वहां वाले को यहां करते हैं, फिर से पहले स्थिति को ले आए और हम चले गए, उत्तम सर आ गए, उनको कहा के गए ऐसा नहीं कीजिएगा, ये रैंडमाइज करेंगे लेकिन जैसा मैंने रैंडमाइज करके गया था वैसा ही रैंडमाइज। समझ के बात को, ये रैंडम स्टेट बताता है, इसको आप 3 कर दीजिएगा तो आपका रैंडमाइज अलग हो जाएगा, मेरा रैंडमाइज अलग, तो रिजल्ट वैरी कर सकता है मेरा और आपका। कुछ और डेटा से ट्रेंड हो रहा है, मेरा कुछ और डेटा से ट्रेंड हो रहा है, और वो ज्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि हम डेटा को इतना सेम रेशियो में ले लिया है ना कि कुछ भी हो लगभग सेम ही आएगा, ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। तब हम अब मैं क्या कर रहा हूं, सेव कहने का मतलब यहाँ नहीं चलाएगा तो देखिए सेव चला रहे हैं, यहाँ भी वो चला गया, चला दिया उसको। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं हम, देखिए सही से हुआ कि देख लिया है। एक्स का सेव क्या था 303 रोज और 13 कॉलम, एक हटा दिए थे। वाई का देखिए एक्स ट्रेनिंग का कितना हो गया, ट्रेन का सेव क्या हो गया 80%, टेस्टिंग का कितना हो गया 20%, लेकिन घट के दिखा रहा है। एक्स ट्रेनिंग में 242, एक्स टेस्टिंग 161। समझ गए बात को, 2 पार्ट में डेटा सेव करने से हम दोनों का सेव देख लिए, कॉलम और रोज का संख्या देख लिए। सेव का मतलब मेरा क्या है, रोज और कॉलम की संख्या देख ली। समझ गए बात को, ये अपने लिए देख रहे हैं हम, और मशीन को कोई मतलब, इसको हटा भी देते ना कोई दिक्कत नहीं था, अपना एनालिसिस कर रहे हैं सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। ये मत सोचो कि हम इतना बड़ा बड़ा स्टेप ले रहे हैं, कुछ नहीं लिए हैं, मशीन को केवल ट्रेनिंग से मतलब है, तो अपने देखने के लिए हम किए हुए हैं। अभी भी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं अपने लिए, स्टेप को हम हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ट्रेंड हो जाएगा। हम अपने लिए देखेंगे सब कुछ प्रॉपर चल रहा है ना, बीच में देख लेने से। आप देखिए वहां पे ये लिखे हैं अपने, ये तो टेस्ट लिखे हैं, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का हम यूज करने जा रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हमने किया था इस तरह से, आपको देखे थे ना, मतलब नहीं है मॉडल आप जो भी यूज करें। हाँ, मॉडल को मैंने लिया है, नाम दे दिया उसका मॉडल। ये मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल फंक्शन को कॉल कर दिया है, उसको नाम दे दिया है, वेरिएबल दे दिया है मॉडल के नाम से। कुछ और भी नाम दे सकते थे, बार बार लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मॉडल। मेरा मॉडल कौन सा सेलेक्ट किए हैं हम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या लिखा, हाँ रन कर दिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, और मॉडल प्रिंट कर दिए, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे दिए, वो अपने अनुसार सारा वेट वगैरह निकालना शुरू कर दिया। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हम मॉडल में दे दिए, वो सारा चीज कंप्यूट कर लिया, सारा देखिए फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मॉडल फिट एसके लर्न का फंक्शन है उसको कॉल कर दिए। हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, मॉडल को फिट करने का मतलब है तो सारा वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है उसके लिए वो कैलकुलेट करना शुरू किया, ठीक है। और ट्रेनिंग टेस्टिंग शुरू करेंगे। यहाँ ध्यान दो, बस वो छोटा सा प्रोग्राम का पार्ट है, यहाँ से मेन प्रोग्राम शुरू हो गया। यहाँ देखिए, अब क्या किए हम, केवल एक लाइन लिखे हैं, यहाँ ध्यान दो, एक लाइन लिखे हैं, प्रिडिक्शन इक्वल टू, यानी कि अब बता रहा है प्रिडिक्शन मतलब क्या, डिजिट है कि नहीं है। इस प्रिडिक्शन काउंट क्या है बताइएगा, 1 या 0, 1 या 0, 1 या 0, 1 या 0,
दैट इज मॉडल में डाल देना है। मॉडल जो मेरा फंक्शन था कौन सा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट का प्रिडिक्ट एंड एक्सट्रेन डाल दिया। एक्सट्रेन को अलग क्यों किया था, क्योंकि जब डेटा दे रहे हैं तो कौन सा दे रहे हैं, केवल एक्सट्रेन। व्हाइट ट्रेन को बता देंगे कि डिजीज है, और उसको प्रिडिक्ट करने दे रहे हैं कि डिजीज है कि नहीं, तुम प्रिडिक्ट करो। समझ गए बात को। अब क्या आएगा, ये एक्सट्रेन क्या आएगा, ये वेरिएबल में क्या आएगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू 0 है कि 1 है, डिजीज उसको मालूम चल गया डिजीज है कि 1 है, 0 है कि 1 है। अब क्या करेंगे, टेस्टिंग करने जा रहे हैं, टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ये भी चला दिए यहाँ पर एक्यूरेसी, हाँ ये एक्यूरेसी फंक्शन कॉल किए और प्रिडिक्टेड वैल्यू और ट्रेनिंग वाई ट्रेन, वाई का जो वैल्यू था डिजीज है कि नहीं इसको हटा रखे थे जो हम, और प्रिडिक्टेड वैल्यू कि डिजीज इसका इतना डिजीज है उसको कंपेयर कर रहे हैं और एक्यूरेसी स्कोर निकाल। सारे स्कोर स्टैटिस्टिकल, सारे स्कोर जो हो रहे हैं स्टैटिस्टिक। अब कहें कैसे निकाला, तो उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, वहां मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा कैसे और कौन दिया जी, इसी तरह से निकालो एक्यूरेसी स्कोर। इंसान, इंसान मूक होकर भी बहुत कुछ बोलता है, तो पीछे से इंसान ही बोल रहा है, इंसान हटा नहीं है, सब मशीन कर रहा है, इंसान कहीं गायब हो चुका है। इंसान ही कहा है कि आप ये मैथमेटिकल स्टेप लेकर एक्यूरेसी कैलकुलेट करो। समझ के बात को। आप देखिए लास्ट केवल मैं कर रहा हूं, प्रिंट कर दिया ट्रेनिंग डेटा यहां पर, हाँ ये तो क्या है, जब ऐसे लिखते हैं कॉलम से तो जस्ट एज अ टेस्ट कैरेक्टर है, स्ट्रिंग ऑफ द टेस्ट जैसा है वैसा ही लिख देगा, और ऐसे लिखे तो यही वेरिएबल का वैल्यू, ये वेरिएबल का वैल्यू यहां लिख दिया। 85% मेरा एक्यूरेट है। समझ के बात को जी, समझे बात को। एक्यूरेसी किया, ये प्रिंट, और जैसे इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ऐसे दे दिए इस तरह से कॉलन, वो समझेगा कि वो कैरेक्टर स्ट्रिंग है, कैसा है वैसा ही लिखेगा। 2 लिखोगे तो 2 लिखेगा, 5 लिखोगे 5 लिखेगा, ये लिखोगे ये लिखेगा, जो लिखोगे वही लिखेगा। उसके बाद ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू जो यहाँ कुछ और लिख देते हैं, एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डेटा इज तक लिखता, और उसके बाद समझ के बाद को जी। एक और प्रोग्राम में दिया हूं, समय के अभाव के कारण मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, आप उसको रन करके देखिएगा। समझ गए। एक प्रोग्राम और दिया हूं, उस डेटा को स्टैंडर्डाइज भी किया, समझे जी बात को। समझ गए, यही रोकते हैं, समझे इसको। दूसरा हम आपके लिए छोड़ते हैं, और कभी समय मिलेगी उस पर चर्चा करेंगे, तो मैं यही रोक रहा हूं, ठीक है।